अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब और मैं हूँ मोहम्मद शुएब और हम आपको भी देख रहे हैं और हम बाहर भी देख रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है। और इस धूप में ना सबसे पहला ख्याल यही आता है कि खुद को धूप से बचाएं और बहुत सारा पानी पी लें। वैसे क्या कहा जाए, प्यास का मामला ही कुछ ऐसा, गर्मी बढ़ती है तो प्यास भी लगती है और आपको दूसरों का लिहाज करना चाहिए। ये बात कहनी ना पड़े तो अच्छा है। आपकी खिड़की, आपकी बालकनी, आपके रास्ते वो जहाँ से आप गुजरते हैं और रोज़ाना ही अपने वर्क प्लेस या अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी वो रास्ते जहाँ आपका आना जाना है। देखिए कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ आप थोड़ा सा पानी रख सकें, थोड़ी सी ऊंचाई पर पानी का एहतमाम कर सकें। जैसे आप पानी पीते हैं ना, ठीक वैसे ही परिंदों को भी तो प्यास लगती है, इसका इंतज़ाम कीजिए। और सिर्फ परिंदे ही क्यों भाई, एक भारी सा मिट्टी का बर्तन ज़मीन पर रखकर मानो बिल्ली की प्यास भी तो बुझा सकते हैं आप। ऐसा भी तो कर सकते हैं आप। याद रखिए, इंसान वो है जो इंसानों के लिए काम करे और दूसरी मखलूक का ख्याल भी रखे। और पानी पिलाना यूं भी ये सवाब का काम है। जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात से आज दिन का आगाज़ किया है, तो आपने इस पर अमल करना है और फ़ौरन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस प्रोग्राम के बाद करना है, इस प्रोग्राम के साथ साथ करना है। फ़ौरन से उठ जाएं और एक पानी का बर्तन लीजिए और उसे बाहर बालकनी में रखिए। और अगर आसपास कोई बैठा है जिसने नया दिन मिस नहीं करा, उसे पानी आप पिला दें ताकि वो नया दिन का कोई सीन मिस ना कर पाए। लेकिन आज नया दिन आपके लिए ला रहा है क्या, सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। कराची में गंदगी के खिलाफ फिक्स की मुहिम में जिद्दत, आलमगीर खान की दबंग वापसी। इस बार सिंध के वड्डे साईं का स्केच न बनाया बल्कि सड़क पर जमा सीवरेज के पानी पर पूरी तस्वीर ही खड़ी कर दी। क्या कराची वालों को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है? शहर के कई इलाकों में फराहम किए जाने वाले पानी में आर्सेनिक और सनती फजले के अज्जा मिले हैं। जामे कराची की रिसर्च ने दिल दहला दिए। सी पैक के साथ चीनी जबान भी पाकिस्तान के लिए जरूरी। मुल्क के कई तालीमी इदारों में चीनी सीखना लाजमी करार। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद के 3 तालीमी इदारों में चीनी जबान सिखाई जाएगी। और इंसानी फजला मौशी मसाइल के हल में मददगार हो सकता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा ने मुनफरद मंसूबा बना लिया। पानी और दरख्तों की कमी खत्म होगी, मंसूबे से हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। भाई वाह, टॉप स्टोरीज ये थी। लेकिन जो इसमें आपने आखिरी खबर का जिक्र किया ना, मुझे लगता है नया दिन में सबसे पहले इसी की बात होनी चाहिए। सही है, जब आपने डिसाइड कर तो फिर उसी की बात होगी। जो किरण आफ्ताब कहेंगी वही होगा, ये फैसला हो चुका क्या है। फर्मा बरदारी है। ये जबरदस्त स्टोरी बड़ी अच्छी थी किरण। इंसानी फजला, खाद और बिजली की तैयारी समेत मौशी मसाइल के खात्मे और मईशत किस तरह से हो सकती है बेहतर, इसके लिए मुआविन और मददगार ये प्लान हो सकता है। तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा ने ये प्लान तैयार किया और ये हल्ट कंपटीशन होता है और इसमें एक थीम दिया जाता है और इस साल का थीम जो था उस पर उन्होंने काम किया। और इससे मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि ऐसा काम आपने करना है जिससे 10,000 नौकरियां भी पैदा हों। तो इस पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं अख्तर, रोहमा और यासर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं सबसे पहले आपसे ये प्लान है क्या, यानी इस प्रोजेक्ट को आपने पेश कहाँ पर करें? जैसे हम जिक्र करते हैं हल्ट कंपटीशन का, ये पहला तो कंपटीशन यूनिवर्सिटी यानी कैंपस लेवल पर होता है, आप लोगों ने जीत लिया, आगे का क्या प्लान होता है, आगे क्या होगा? Assalamu alaikum Pakistan. I am Jamshed Ahmed from Gilgit Baltistan. Today I am here along with my team members Romo Maksham and Akhtar Hussain from National Defense University Islamabad. So हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं. We are generating an idea by partnership and collaboration with V Innovation, a social enterprise, and Islam Singh company. So हम एक ऐसा आइडिया जनरेट कर रहे हैं जिसपे हम लिक्विड वेस्ट पे काम कर रहे हैं और we are making बायो गैस, बायो चारकोल एंड इरिगेशन वाटर. सो एक इंटरनेशनल कंपटीशन होती है, हर इंटरनेशनल कंपटीशंस होती है, हर साल वो डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं. तो इस साल उन्होंने जो टॉपिक दिया था कि अपने कंट्री में फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर यू हैव टू प्रोवाइड 10,000 जॉब्स थ्रू योर आइडिया.
सो हमने मिलकर एक ऐसा आइडिया जनरेट किया हुआ है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान में मोर देन 10,000 जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो है सोशल इश्यूज़ है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट तो इज़ अ मेजर इशू, एंड रेफ्यूजीज़ जिस तरह है, जो स्ट्रीट बेगिंग है और इस तरह के पोल्यूशन है, उसको हम फोकस करके हम एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। जी जमशेद, आप टीम लीडर हैं और मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूं कि यासिर आपके साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, जमशेद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इंसानी फजला खाद की तैयारी पावर सेक्टर ने बिजली पैदा करने में किस तरह से मुआविन होगा, मददगार होगा, इस हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अख्तर हुसैन एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ DSIR। तो जिस तरह जमशेद और रोमा ने बताया कि जो आइडिया है इट वर्क्स ऑन लिक्विड वेस्ट, तो इनसे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं हम इस तरह करते हैं कि बायोगैस हो गया, बायोचारकोल हो गया, देन जो रिक्लेम वाटर हो गया, इनको हम एफिशिएंटली यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल अगर बायोगैस की बात करें तो वो जो है यूज़ हो सकता है इन हाउस होल्ड के, मतलब एज ए गैस, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तान के अंदर के मतलब जो लिक्विड वेस्ट है वो ऐसे ज़ाया हो जाता है एंड इट लीड्स टू डिफरेंट मतलब हेल्थ हैजर्ड्स का कॉज होता है। तो इस आइडिया की जो मोस्ट आई वुड से इम्पैक्टफुल चीज़ वो ये है कि हम लिक्विड वेस्ट को ले रहे हैं एंड वी आर कन्वर्टिंग इनटू मतलब डिफरेंट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, जिस तरह बायोगैस, बायोचारकोल, और फिर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हम डिफरेंट जिस तरह यूरिया होता है उसी तरह के उसी की रिप्लेसमेंट में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि इट विल हेल्प इन एग्रीकल्चर एज वेल। सो होपफुली हम कायरो जाएंगे एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम ये कंपटीशन जीत के आए एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो सो वी आर लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन। अच्छा, एक बात और बताएं, इस प्रोजेक्ट को आप लोग कहाँ पेश करेंगे अब, और कौन सा ये गैर मुल्की मुकाबला है जिसमें आप शरीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रोमा और मैं आपको बताती हूँ कि जो अभी ये हल्क कंपटीशन हुआ है ये हमने NDU कैंपस लेवल पे विन किया है और अब हम सेमीफाइनल्स के लिए जा रहे हैं कायरो। अगर हम वहाँ सेमीफाइनल्स जीत जाते हैं तो फिर इनका फ़ाइनल होगा न्यूयॉर्क में, और ये हल्क प्राइज़ है जो हर साल जिस तरह के जमशेद ने आपको बताया कि 120 कंट्रीज़ में कंडक्ट करवाया जाता है। अच्छा, आपके मास्टर प्रोजेक्ट में भारी मुनाफा भी जिक्र है, ज़रा हमें भी इस बारे में बताएं। ये जो हल्क की विनिंग प्राइस है ये है $1 मिलियन USD, और जिस तरह कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है लार्जर स्केल पे, तो हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है वो है $2 मिलियन US, और इससे जो हम एनुअल प्रॉफिट जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो है 15,52,000। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है जो हमें बहुत सी इकोनॉमिक बैलेंस हमारा बहुत अच्छा कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत रोमा, आप भी साथ मौजूद थी, जमशेद अख्तर आप भी साथ मौजूद है, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, और हम आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी आपने पहुंचना है फाइनल तक और फिर फाइनल जीतना भी है। और किरण, इस कंपटीशन में पांच आइडियाज़ गालिबन सिलेक्ट होंगे, 5 इनोवेटिव आइडियाज़। ये इनोवेटिव आइडिया खैर इनका बहुत ज़बरदस्त आइडिया ये इनका कि R3 यानी रिसोर्स, रिकवरी और रीयूज़, इस पर ये काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान में काम तो बहुत हो रहा है। मुझे यहाँ पे तो खैर जहाज़ याद आ रहा है कि हमने जहाज़ भी हमारे एक स्टूडेंट ने नहीं बनाया, वो रेडी बाने जिसने बनाया। तो ये मैं 7 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कोट कर दी कि हम इस पर आगे चल के बात भी करेंगे कि टैलेंट बहुत है लेकिन सिर्फ आपने यूटिलाइज करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये डिसाइड बहरहाल हमने खुद करना है। कि ना हमने कुछ मूवीज भी देखी कि जिसमें ऐसा लगा कि बस ये कहानी यूं ही सोच के बैठ के लिख दी गई है, लेकिन ये तो वाकई फिल्म का सा किरदार है, ये तो वाकई फिल्म बन जाए ऐसा किरदार मिला है। ऐसा किरदार है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जिनके हम पहले बात कर रहे थे, ये हैं चमकते हुए सितारे। लोगों को हम दोनों धोखा दे रहे थे जैसे हम उस स्टोरी पे जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम ऐसे हाँ हम जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, आपको हम लेकर जाएंगे हर जगह से गुजरते ना। ऐसे नहीं है कि आपको फौरन हम जहाज पे बिठा दें, जहाज पे ले जाएं, ऐसा नहीं हमने करना। हमने आपको रोलर कोस्टर पे भी बिठाना है, हमने स्पीड बोट पर भी बिठाना है, हमने आपको समंदर की तह में भी लेकर जाना है ना। लेकिन आज हमको ये इतनी दिलचस्प खबर मिली थी ना, तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि इंसानी फजला
और फिर उसको यूटिलाइज करना और उसके ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट बना देना। लेकिन गंदगी की जब बात आएगी ना, कराची की खास तौर पर इसका जिक्र आएगा ना। किरण, मैं सवाल कर लेता हूं उनसे कि आओ कराची, यहाँ का जो सीवरेज वाटर है ना, इसको भी ले जाओ, इसको भी कहीं यूटिलाइज कर लो भाई, क्योंकि ये करके कैसे दिखाओ, इसे फिक्स करके दिखाओ। तो फिक्सड वाले ने फिक्स किया या नहीं, ये सवाल है अहम। बिल्कुल बिल्कुल यही है। कराची में गंदगी, इसके खिलाफ फिक्सिट की मुहिम आए रोज जेरे बहस रही, लेकिन जब इस मुहिम में जिद्दत आ गई तो फिर ये लोगों की जबान पर भी बात आ गई। एमएनए बनने के बाद फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने एक दबंग वापसी की है और उन्होंने अपने आइडिया को ना थोड़ा सा और चेंज कर दिया है। इस बार स्केच नहीं, इस बार पूरी इतनी बड़ी तस्वीर ला देते हैं भाई, ये अब तो हल कर लो यार। अच्छा, अब जहां पानी खड़ा है वहीं ये स्केच खड़ा है। वहीं ये तस्वीर खड़ी है, बिल्कुल। और ये सूरज का जो पानी है इसमें ये तस्वीर खड़ी, और आलमगीर खान हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। कराची का कचरा अवामी नुमाइंदों पर तनकीद का जरिया, गटर के ढक्कनों पर तस्वीर से मामला आगे बढ़ गया। रोशनियों के शहर में गंदगी के खिलाफ सरापा एहतजाज, फिक्सिट की मुहिम में अनोखी जिद्दत आ गई। एमएनए बनने के बाद फिक्सिट के बानी आलमगीर ने दबंग वापसी की। बादराबाद में सड़क पर जमा सीवरेज के पानी पर वड्डे साईं का स्केच तो बनाया, अलबत्ता मुराद अली शाह की तस्वीर जरूर खड़ी कर दी। यह एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पहला वाकया नहीं। इससे पहले भी फिक्सिट कभी कचरा उठाकर वजीर आला हाउस के सामने फेंकती नजर आई, कभी गटर के ढक्कन पर सियासी नुमाइंदों की तस्वीर बनाकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराने की वजह से मौजूद बहस रही। तो कभी गटर के ढक्कन पर तस्वीर, कभी दीवारों पर स्केचिंग, और अब वज़ीर आला सिंध का पोर्ट्रेट। इस अनोखे एहतजाज से क्या शहर की हालत में कोई बेहतरी आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। आलमगीर खान, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप मुस्कुरा नहीं रहे, कोई टेंशन तो नहीं? हाँ, नहीं, बस परेशानी की वजह से सुबह सुबह जो है वो उठाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराहट में कमी आ रही है। लेकिन शहर की तो सूरत हाल है, वो तो शायद सोने भी ना दे शहरियों को, ये भी आप समझते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, फिक्सिट से बेहतर कौन समझता है? ऐसे ही है, लेकिन इसमें फिर से थोड़ा सा शहरियों को भी एक तो अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जहाँ उनकी तरफ से मसाइल में इजाफा होता है। दूसरा कि जहाँ आपको सुना नहीं जाए तो एहतिजाजी रवैया अपनाया जाए, ना कि ख़ुद को कमज़ोर समझ के चुप करके बैठ जाया जाए। ये जो हमारे तरीक़ेकार है, ये हर फ़र्द के लिए एक पैगाम है। आपको ज़रूरी नहीं कि कोई लाखों रुपए चाहिए एहतिजाज करने के लिए, या आपको कोई लाखों अफराद चाहिए एहतिजाज करने के लिए। ये एक तरीक़ेकार है जो दुनिया भर में जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होती है, बदकिस्मती से इसको यहाँ लोग तजलील समझ लेते हैं, बजाय इशू पर फोकस करने के वो अपनी ज़ात का मसला समझ लेते हैं। ये इशू हाईलाइट किया जा रहा है। अब ये मसला क्या है, सीवरेज बोर्ड की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त, उनके पास 2.5 करोड़ के शहर के लिए 18 गाड़ियाँ जो सक्शन करती हैं इधर, वो नाकाफ़ी है, कर नहीं सकती। इनके जो एक्शन है वो पब्लिक से मिलते नहीं, इनके दफातर बंद है, पब्लिक एक्सेस नहीं उन तक। अमला जो है इनका तनख्वाहें ले रहा है, कर कुछ नहीं रहा। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से बारहा मेरी वाटर बोर्ड से मीटिंग्स हो रही हैं, मैंने इनके ख़िलाफ़ पहले एक एहतजाज भी किए हैं, लोगों को लेकर गया हूँ। जब कुछ हासिल नहीं हो रहा तो ये आखिरी तरीका है मेरे पास। लेकिन आप नहीं समझते कि अब से पहले तक आपके एहतजाज में लोग तो आपके साथ थे, ठीक है, लेकिन अब बात थोड़ी तब्दील सी है। अब उन लोगों, जिन लोगों ने आप पे एतमाद का इजहार किया, अगर वो आपको बेबस पाएंगे, वो आपको एहतजाज करते देखेंगे, तो वो ज़्यादा ना उम्मीद होंगे। देखें, मैं जब क्योंकि आप लोग ये उम्मीद करते हैं ना कि अब तो मसला हल हो जाना चाहिए। मैं आज एमएनए हूँ, मैं जो अपने वसाइल से लोगों की खिदमत कर सकता हूँ वो कर रहे हैं। आज भी फिक्सिट की मदद से 1000 मेन होल कवर्स, गटर के ढक्कन हम लगा रहे हैं, लेकिन नाकाफ़ी है ये। सही। लेकिन ये और जो इख्तियार मेरे पास नहीं, मैं सिर्फ ये कहकर तो घर पे नहीं बैठ सकता ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं, ये इदारे मेरे अंडर, मेरे असर में नहीं, तो मैं घर पे बैठ जाऊँ या इस्लामाबाद में मज़े करूँ। अगर इख्तियार नहीं है, लड़ने का इख्तियार तो है मेरे पास। पब्लिक के इश्यूज़ पर लड़ना, उनका हक छीन कर लाना, ये मेरा काम है और ये मैं कर रहा हूँ। और इसका कोई क्या रिस्पांस आ रहा है? कोई राबिता आपसे कर रहा है, कोई बात आपसे सिलसिले में कर रहा है? ये जो इशू है जो हमने परसों हाईलाइट किया, कल इधर से सारा पानी इन्होंने साफ़ किया,
तो ये फायदा तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो उम्मीद है कि और भी इश्यूज जो है ये आप देखें कि क्या ये MNA का काम है कि वो इशू हाईलाइट करे फिर इशू हल हो? क्या पब्लिक की सुनवाई नहीं हो सकती? असल जो ये सारा जो कैंपेन है उसकी रूह ये है कि जरूर ये पब्लिक की सुनवाई क्यों नहीं हो रही। ये एक MNA एड्रेस करेगा तो इश्यूज हल होंगे, आप समा चैनल इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएगा तब इश्यूज हल होंगे। तो ये असल इसकी रूह है और इंशाल्लाह ये चलेगी कैंपेन। ये बड़े अच्छा आपने पॉइंट रेस किया कि सुनवाई क्यों नहीं होती। हम ये भी देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में इंटरवीन करते हो, चाहे तजावुज़ात का मामला, तो इदारे हरकत में आ जाते, तब फंड्स भी आ जाते हैं, तब अमला भी आ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोर्ट इंटरवीन करते तो अब आप MNA हैं, आपको तो चाहिए आप सिंध हाई कोर्ट चले जाएं, आपको चाहिए आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात वहाँ पर करें ताकि शायद कोर्ट इंटरवीन करे तो हुकूमत जाग जाए। यकीनन इस पे तो खैर मैं जाऊंगा। फ़िलहाल मेरा एक और केस चल रहा है सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कि एजुकेशन क्राइसिस पे है। 6000 स्कूल जो पिछले 5 साल में बंद हुए हैं और 600 अरब रुपया जो खर्च हुआ है तालीम पर, इस पर मैंने केस किया है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। CM सिंध भी उसमें फ़रीक है। होपफुली उसके कुछ नताइज निकले। तो इस पर भी जाएंगे यकीनन। और आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि एहतजाज करना ज़रूरी है, और दूसरा आप लोगों को सिखा भी रहे हैं कि एहतजाज कैसे करना ज़रूरी है, एहतजाज किया कैसे जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दें, लोगों को, दूसरे लोगों को मुतासर करें। आप ये भी लोगों को सिखा रहे हैं इस तरह से। इससे पुरअमन तरीका और क्या हो सकता है? इससे पुरअमन। और देखें ये जो हम आइडियाज़ की फिक्सड बात करती है कि हम आइडिया का मकसद ये है कि वो क्लिकिंग वे हो कि लोगों के जहनों में बैठे, स्ट्राइक करे वो फ़ौरन से। मैं फिर से कहूँ, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वो जल्द से जुलूस करे या सड़कों पे हज़ारों अफराद खड़े कर दे और फिर अपना इशू मनवाए। ये इशू मनवाने का तरीका है और मैं तो हर फर्द से बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा ऐसे ही एहतजाज करें। और रिएक्शंस कैसे कैसे मिलते हैं? हमें दोनों तरह के, मनफी और मुस्बत, दोनों रवैये बताइएगा जो आपको देखने पड़ते हैं, जो सवाल आपको जो है ना जिनका सामना है आजकल। एक तो ये कि पहले माजी में तो ये हुआ कि हम ऐसे एहतजाज करते तो फौरी अगले दिन ही पुलिस पीछे पड़ जाती। उस टाइम शायद ये हमें कमज़ोर समझते। अब इनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि ये कोई पुलिस वगैरह हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो अब ये है कि कल से मैं देख रहा हूँ मेरी तस्वीर जगह जगह बना रहे हैं इनके कुछ सियासी लोग हैं। और खैर वो करने से मसला हल होता तो लेट इट बी। नहीं, वो मसाइल के ऊपर नहीं बना रहे, वो बस मेरे खिलाफ एक कैंपेन चला रहे। अगर कोई मसाइल की निशानदेही करके मुझे मेरी अटेंशन वहाँ लेकर जाए तो ठीक है, सही है, तो ठीक है। वो अगर कोई इशू मुझसे जुड़ा हुआ है तो मेरी तस्वीर वहाँ बनाते हैं तो ठीक है, मैं उस इशू को हल कर दूंगा। लेकिन वो इधर उधर पता नहीं क्या एजेंडा चले, इस पर बाद में बात कर लेंगे। मैं जानना आपसे भी चाह रहा हूँ, अब आपके पास एक पॉलिटिकल मसला है बिकॉज रूलिंग पार्टी से आपका ताल्लुक है। वफाक ने तो 8 माह लगा दिए कराची को पैकेज देते देते, ऐलानात करते करते खान साहब से कुछ भूल चूक भी हो जाती है, उस पर तनकीद भी होती है। तो आपने कितनी बार कराची के इन मसाइल, स्पेसिफिकली ये जो सीवरेज का मसला है, इस सबसे बात की हो? मेरी एक ही दफ़ा बात हुई है इस पर, कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि खान साहब से मेरी मीटिंग भी एक ही दफ़ा हुई है। जो कराची पैकेज है, एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो खुशाइन चीज़ है कि ना कल परसों कोई इलेक्शन हो रहा है। ये जो ऐलानात किए ये कोई इलेक्शन कैंपेन की मद में नहीं किए गए, बल्कि जो वादे पिछले किए थे उसको पूरा करने की कोशिश की। टाइम पर वादे दोबारा किए थे और लोगों को आपसे उम्मीदें भी थी, मैं वही कह रहा हूँ। आज अगर ऐलान हो रहा है तो ये परसों तरसों इलेक्शन नहीं हो रहा जिसके लिए ऐलान किए जा रहे हैं। ठीक, जो पिछले वादे हैं उसके लिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, जो कराची ने एतमाद किया उसके लिए किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि कोई 18 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें 10 वाटर एंड सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, 7 वाटर एंड सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, 10 ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट मास्टर प्लान का है जो कि KIDCL के थ्रू ये सारे काम होने। KIDCL कराची इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये पिछली गवर्नमेंट में ये इदारा बनाया गया था। वफाक से सारा पैसा इस इदारे को दिया जाएगा, यही इदारा इधर काम करेगा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये आएगा कहाँ से पैसा, ये बिल्कुल हवा में बात। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक तो पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, BOT बेसिस पे
ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। यानी ये प्रोजेक्ट खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उससे जो है पैसा जिसको भी आप जिसके साथ भी प्राइवेट वेंचर कर रहे हैं वो सारा पैसा उससे पे बैक होगा इसका। तो और वफाक से भी कुछ पैसा आएगा, उसकी असद उमर ज़्यादा बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं आपको। अच्छा ये फरमाइएगा, एक बात ये भी बता दीजिएगा, ठीक है वो ज़्यादा ब्रीफ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी भी कराची के शहरियों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐलान हुआ है जब फंड्स आएंगे तब बात बनेगी। और फिर उसके बाद में ऐसे तो कई मंसूबे हैं कराची में ना कि जो 3 साल से 5, 5 से 7 और फिर इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ता चला गया, मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। ये कहीं इसी तरह का कुछ तो नहीं होने जा रहा? थोड़ी सी ढारस दीजिए जरा। इसमें सिंपल, अगर तो ये वादे पूरे नहीं होते जो हमने ऐलान किए तो मैं कहता हूँ आगे आने वाले इलेक्शन में कराची मुस्तरद कर दे। हमें भी जो भी हम वादे कर रहे हैं हम पूरे नहीं करें तो फौरी मुस्तरद करें, हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करें। लेकिन मैं अपनी ज़ात का कहूँ कि मैं तो इस वादे को जब तक तकमील नहीं होती मैं तो पीछे पड़ा रहूँगा। लेकिन इमरान खान अगर कह रहा है, आप इतने दिनों में एक बार मिलकर आए पीएम से, हाँ, ये मैं पूछने लगा था कि सिर्फ एक बार क्यों? आपने कोशिश नहीं की या मुलाकात मुश्किल है? मैंने भी कोशिश नहीं की, और दूसरा इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अच्छा मैं जानना ये भी चाह रहा था आपसे, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कैंपेन आपकी होती है या जो आप बात करते हैं वो सीएम के ख़िलाफ़ होती है, तो लोकल गवर्नमेंट क्या बहुत अच्छा काम कर रही है? मेयर साहब आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं करते? आप कोई बात नहीं, मेयर के ख़िलाफ़ हमने पूरी कैंपेन की। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये मैं मानता हूँ कि इख्तियारात वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे मेयर के पास, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि नैब में इनके ऊपर 11 अरब रुपए का केस चल रहा है, एडीपी की मद में इनको सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, कोई 11 अरब रुपए ही दिए थे, वो कहाँ गए? जब वो नहीं नज़र आते तो मैं एहतजाज करता हूँ। इनके ख़िलाफ़ मैंने कैंपेन चलाई। आज भी कराची में कचरे की जब बात की जाती है तो याद रख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स डीएमसी के पास है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स बेशक इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी मेयर पर जाती है। फिर दीगर और ऐसे मामलात हैं जहाँ मेयर को मैं इल्ज़ाम ठहराता हूँ और उस पर हमने कैंपेन पूरी चलाई। नजर नहीं आती है इत्तेहादी है इसलिए? ना आप तो देख, मैं समा पे कितनी बार आ चुका हूँ इस मेयर के इशू पर, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त जिन इदारों की जो सबसे ज़्यादा मसला है शहर का वो सीवरेज है और पानी है, और वो सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में है। तो इस वक्त ज़रूरी था, और मेरे हल्के में स्पेशली लोग मुझसे सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे इन 2 इशूज़ की है, तो अपने हल्के में तो मैं इसी इदारे को और सिंध गवर्नमेंट को नहीं छोड़ूंगा। और वो उस पर आप बात करें, लेकिन ऐवान में जहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे अपने हल्के के लिए कभी आपने आवाज़ उठाई है? मैं अभी तक लर्निंग में था। मैं उधर असेंबली में सारी चीज़ें सीख रहा था। कोई मेरा ख्याल है सर ना करें, पर लोग कहीं गाड़ी के पीछे फिर लर्निंग लिखवा लें, ऐसे ना तो करें। अब के बार मैं जा रहा हूँ, 12 तारीख को इजलास है, सही, इंशाल्लाह उधर आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, कुछ लोग अभी आपके हल्के की बात आई ना, कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि ये तो अपने हल्के में दिखाई नहीं देते, ज़रा उनको जवाब दीजिए अभी। एक तो खुदा के लिए ये समा ने ये जुल्म किया मेरे साथ। ऐसा मैं तो हम तो कह रहे हैं आप जवाब दीजिए। नहीं, आपकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। मैं ये चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान का सबसे एक्टिव हल्का है ये NA 243। यहाँ कंप्लेंट सेल हमने लॉन्च किया है। या मैं खुद कल से मैंने खुली कचहरी कहते हैं उसको, पब्लिक गैदरिंग वो शुरू की हमने, ताकि ये तासुर ख़त्म हो कि MNA MPA मिलता नहीं है। और तीसरी चीज़ के इदारों से हम काम करवा रहे हैं। मैं फिर से कहूँ कि मुझे काम करना भी आता है, करवाना भी आता है। आप एहतजाज देख रहे हैं, ये काम करवाने का सिलसिला है। जो करने का फिक्सिट के इदारे से हम रोड रिपेयरिंग भी कर रहे हैं, वहाँ अपनी मदद आप ढक्कन भी लगा रहे हैं, पौधे भी लगा रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं। तो ये एक इदारे की मैं तारीफ़ करूँगा जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतर काम कर रहा है। सही, उस पर मैं सईद गनी साहब की तारीफ़ करता हूँ। और बाकी जो वाटर बोर्ड है, इससे मेरी बड़ी लड़ाई होनी है अभी। और वो लड़ाई किस लेवल पर होगी? सिर्फ ज़बानी कलामी होगी, एहतजाज की सूरत में होगी, या कोई एहतजाज किसी से करेंगे? एहतजाज, बाकी मैं कोई हाथापाई तो नहीं करनी।
कोई नया आइडिया होगा एहतजाज का, ये यही होगा? नहीं, इसके बाद यही है कि हम सीएम हाउस के बाहर पब्लिक लेकर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे जब तक ये कैपेसिटी नहीं बिल्ड करते इस इदारे की। तो ये तो शहर पूरा धर्म बना, इस पर तनकीद तो बड़े आराम से कह देंगे कि ये एक रात का काम नहीं है, एक धरने से ये काम नहीं होके देगा, फिर क्या कीजिएगा? अगर तो मैं पब्लिक इतनी ले जाता हूँ वहाँ, तो फिर उनको मुझे मुतमईन करना होगा। सही, लेकिन इस पर लोग ये बात करते हैं कि अगर आपने एहतजाज उसी तरीके से करना है कि सीएम हाउस के सामने जाकर बैठ जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, फिर एमएनए बनने के बाद क्या फ़र्क हुआ? देखें, एमएनए बनने के बाद फ़र्क ये है कि एक लोगों को ये एजुकेट करना है कि 18वीं तरमीम क्या चीज़ है, 18वीं तरमीम के बाद इदारे किसके पास हैं। मैं आज भी वफाक में बेशक गवर्नमेंट में हूँ, कराची में मैं अपोजिशन में हूँ। ये लोगों को एजुकेट करना है, नंबर एक। नंबर दो, इसके लिए ज़रूरी है कि या तो मैं घर पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं एमएनए जीत चुका हूँ, मैं कोई इलेक्शन कैंपेन में नहीं हूँ कि मैं लोगों को राज़ी करता फिरूँ। मैं या तो इस्लामाबाद में बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, या बाहर निकल जाऊँ, तनख्वाह लेता रहूँ, या इधर सड़कों पे लड़ूँ लोगों के लिए। मुझे क्या पड़ी है, मैं इधर गटर के, मेरे घर में तो ये मसाइल नहीं है। ये पब्लिक ने जो वोट दिया उसको हलाल करना है, उसकी ये सिलसिला चल रहा है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। आज मुझ पे मुकदमा चल रहा है। मैं जो सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, एमएनए बनने के बावजूद मुकदमा चल रहा है। तो ये सिलसिला तो चलेगा। और इसकी मिसाल इमरान खान साहब ने जो पनामा कैंपेन की थी, तो वो भी तो एमएनए थे। मजीद मुकदमात के लिए तैयार हैं आप? जितना एक्शन हो जाए, जो कुछ हो जाए, हम तो सिर्फ सवाल करेंगे। हम आपको जवाब देने का भरपूर मौका देंगे। ठीक नहीं, और सिर्फ आपको नहीं, बाकी सारे लोगों को अगर कोई नाइंसाफी हुई तो आप साथ दीजिएगा। कराची के मसाइल उजागर करने में हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। आलमगीर खान साहब मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, तो जो कहता है कि वो अवेलेबल नहीं है वो एक बार फिर ट्राई कर ले, फिर हमें बताएंगे आलमगीर खान अवेलेबल है नहीं, वरना वो हमें कह देते हैं हम जालिम हैं। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल जालिम नहीं, हम बिल्कुल जालिम नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी सबसे एक्टिव हल्का है हमारा, और जब तक कराची के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे वो इस सिलसिले में काम करते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने मुकदमात बन जाएं, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा घबराने वाले हैं आप। होशियार, खबरदार, कराची के कई इलाकों का पानी जहरीला हो गया। जामिया कराची की रिसर्च ऐसी आई जिसने सनसनी फैलाई। और शुक्र है ये रिसर्च सामान्य नहीं कि वरना फिर हम जालिम कहलाए जाते हैं। ये रिसर्च जामिया कराची की है और इसमें कहा गया है कि शहर भर में जो मुर्गियों को दिए जाने वाली फीड है और जब मुख्तलिफ इलाकों में नलकों में आने वाला पानी है उसमें आर्सेनिक यानी सेंखिया है और सनती फुजले की मिलावट का भी वो पानी शिकार है। मुर्गियों को दिए जाने वाली जो फीड है उसमें भी ये मालूम हुआ कि उसमें मेटल है। मिले उसमें। इससे क्या नुकसान हो सकता है, हेल्थ हैजर्ड्स क्या है, इससे मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए फिर मजीद बात करते हैं। कराची वाले जहरीला पानी पीने पर मजबूर। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, सदर, शाह फैसल समेत कई इलाकों के पानी में आर्सेनिक और सनती फुजले के अज्जा मिले हैं। कराची यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिल दहला दिए। रिसर्च के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मुर्गियों को दी जाने वाली ग़िज़ा और पानी में बड़े पैमाने पर मेटल के अज्जा पाए गए। रिसर्च टीम ने कराची के तकरीबन 68 मुकामात से मुर्गियों को दी जाने वाली ग़िज़ा और पानी के सैंपल्स भी इकट्ठे किए, जिससे इंकिशाफ हुआ कि पानी और फीड में आर्सेनिक और लेड के अज्जा शामिल हैं। उधर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक समेत सनती फुजले की पानी में मिलावट से बच्चों की याददाश्त पर असर पड़ रहा है। तो पानी का एक गिलास या आपके इस्तेमाल का पानी कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, इसी बात से परेशान है सारा कराची। और अगर आप ये समझते हैं कि आप नलके का पानी नहीं पीते, आप तो वो पीते हैं बॉटल वाला पानी, तो यू नेवर नो कि उसमें भी नलके से पानी भर के आपको दिया जा रहा होगा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आती हैं। बहरहाल ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो पानी मुर्गियाँ कंज्यूम कर रही हैं, जो फीड मुर्गियाँ कंज्यूम कर रही हैं, उसके बाद जो हमारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं इस रिसर्च से मुताल्लिक, हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तो चलाई है, लेकिन और क्या क्या इंकशाफात हैं इस रिसर्च में, कितना घबराना चाहिए, कितना परेशान होना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक ये जो इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो आपने अपने चैनल के ज़रिए जो है इसको हाईलाइट किया। देखें घबराना कितना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत 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 ज़्यादा घबराना चाहिए, क्योंकि चिकन जो है वो हमारी किचन में बहुत आ चुकी है।
हाँ, चिकन जो है वो हमारी किचन में और हमारे रेस्टोरेंट्स में और हमारे फूड का बहुत ज़्यादा हिस्सा बन चुकी है। आप कहते हैं ना मुर्गियाँ पालो, चूजे पालो, तो फिर हाँ, लेकिन मैं इस पे ये कहूँगा कि जहाँ तक चिकन का आज यूज़ बढ़ चुका है, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है और चिकन में ना जाने किस किस तरह के हार्मोन्स मिलाए जा रहे हैं, वहाँ तक हमारा एक्सेस नहीं हो सका। चिकन के मीट में और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी हैवी मेटल्स की हमने मॉनिटरिंग की है, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए मैंने चिकन के फीड के सैंपल्स लिए, तकरीबन पूरे कराची से 34 चिकन फीड के सैंपल्स हमने कलेक्ट किए। और जो नलके में जो हमारे पानी आता है, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी रिसर्च में रिपोर्ट कर चुका हूँ कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही। तो इस हवाले से हमने जो है चिकन की जो वाटर पिलाया जा रहा था, उसमें भी हमने टॉक्सिक हैवी मेटल्स हमने मालूम किए। तो गाइडलाइन तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशंस भी कंफर्म हमें करनी थी। कुछ ऐसे हैवी मेटल्स भी होते हैं जो इस बात की, आर्सेनिक के अलावा क्या? देखिए मैं यही बताना, सबसे ज़्यादा जो हैवी मेटल हमें मिला है वो लेड मिला है। ठीक है। और मुर्गियों को जो पानी पिलाया जा रहा है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ कराची में जो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड की तरफ से जो पानी सप्लाई हो रहा है, न सिर्फ उसमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में, बल्कि उसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम, जिसको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, बहुत कॉमन है। मेरी अपनी ही स्टडी है पूरे कराची की डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसके मुताबिक तकरीबन 79% पानी जो कराची को सप्लाई किया जा रहा है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। इसके अलावा ये जो हमारे और आपके गली मोहल्लों में जो डिफरेंट मिनरल वाटर के अनब्रांडेड नाम और उल्टे सीधे नामों से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, ये पानी भी लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, इस रिसर्च के बारे में तो आपने हमको बताया। इसी दरमियान हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नियादिन। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर की बात सुनी, इनकी रिसर्च के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? ये कितना ख़तरनाक है कि पानी के अंदर आर्सेनिक आ रहा है। जो मुर्गी का गोश्त है, जो हर किचन में, चिकन जो हर किचन में है, वो भी ख़तरनाक है। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर प्रोग्राम किया है और आप हमेशा हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करते रहते हैं। बात सारी ये, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे ख़्याल में, क्योंकि हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और हमारे यहाँ एपैथी हो गई है। अगर कोई मर गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और लोग यूज्ड टू हैं और लोग सिंसियर नहीं हैं अपने आप से सिंसियर नहीं है। उनको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि एक दिन मर जाना है, तो क्यों ना चिकन ही खा के मर जाएं, क्यों ना गंदा पानी खा के मर जाएं यार। क्यों हम इससे, ये लोग बातें जो कर रहे हैं ये खामखा है। हमने पानी तो पीना है, और ये बात भी दुरुस्त है कि हम कहते रहते हैं पानी ज़िंदगी है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है लेकिन के साथ, वो यही है कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें सोचने समझने की ताकत दी है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि हमें यह भी कहा गया है कि आप दूसरे इंसान के साथ ऐसा काम ना करें कि जिसकी सेहत पे नुकसान हो। तो हमें खुद चाहिए कि हम किसी को क्या खिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरी जो है आपने तो बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन करना क्या है, ये बात दुरुस्त है कि जिसमें इतना मेटल्स हैं उसके अंदर, और हम इसको हम कह रहे हैं स्लो पॉइजन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज चिकन घर से लेकर आ गए, या ये आलमगीर कह रहे हैं ना कि नॉन ब्रांडेड मिनरल वाटर्स। नहीं, आपने पढ़ा होगा डॉन में भी ये खबर भी जो ब्रेक की है, डॉन ने की है, फायजा ने। ये जो सारा काम ख़राब हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो ब्रांडेड है, जिसके पैसे दे के आप ले रहे होते हैं, ये भी क्वालिटी वहाँ भी उसकी भी क्वालिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि आप क्वालिटी समझ रहे हैं कि हम पैसे दे के और मिनरल वाटर ब्रांडेड ले रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि 79% जो पानी है कराची का वो कॉन्टेमिनेटेड है। हमने पहले भी कहा है इसको कि अगर पहले मैं कहता था कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ था तो नलकों से पानी पीते थे, अब हम डिटोरिएट हो गए सेहत के मामले में। अब कहीं भी मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी सरकार जो गुजर गई, जो अभी है, हमें बता दे कि पाकिस्तान में कहीं पर भी हम नलकों से या कहीं से साफ़ पानी पी सकते हैं। अगर पाकिस्तान में साफ़ पानी मुहैया हो गया, 75 से 80% लोग जो है पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, जिससे लोग 30 लाख अफराद हर साल जो है उसमें मुब्तला होते हैं। जिसमें ये बात हो रही है ना कि मुर्गी को जो फीड दिया जा रहा है वो सारा लेड से जो मेटल से भरा हुआ है, पानी जो है
वो सारा मेटल से भरा हुआ है, ये तो छोटी सी बात है। उसमें कितना बैक्टीरिया है उसमें पे तो बात करें, उसमें कितना, बिल्कुल उस पर भी बात करें, लेकिन मेटल सुन के ना जरा ज्यादा हम चौंक जाते हैं यार कि मेटल है उसके अंदर। मसला सारा सिर्फ यही है कि मेटल से हम नहीं, हम ओवरऑल देखें कि सूरत हाल है ये है कि हम खा क्या रहे हैं। सही है आमिर, तो सिर्फ ये देखा गया कि मेटल्स कितने हैं? हमने वाटर की फिजिको-केमिकल भी अगर हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चिकन में एक प्राइमरी स्टडी और बेसलाइन डाटा जनरेट करने के लिए हमने ये चेक किया कि जो चिकन को जो पानी पिलाया जा रहा है उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कराची का जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो मैं बता रहा हूं कि तकरीबन 79% अनफिट है, उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। इकोलाई टॉप ऑफ द लिस्ट है, सैल्मोनेला, शिगेला, ये सारे। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। समझ आ गई, पूरा पानी बेकार है, रिसर्च कर ली, लेकिन क्या ये रिसर्च आपने इदारों को भी दी? क्योंकि डेफिनेटली कोई रिस्पांसिबल तो है जिसने रोकना है और कोई रिस्पांसिबल है जो कि जिस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, तो क्या उनको भी बताया गया ये? जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ इदारों को भी इस तरह की रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं और हमारे डिपार्टमेंट में बाकायदा वाटर की एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी इन पैरामीटर्स के लिए ट्रेन करते हैं। तो अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उससे बेहतर है आप जाकर गटर का पानी पीना। और ये ठीक है, बात भी मुकम्मल करें, ये भी बताएं ये कितनी खतरनाक बातें, कौन कौन से अमराज है जिसमें हम घिरने वाले हैं इस सब के बाद? देखिए, इसमें मैंने यही बताया कि इसमें ये तो चीज़ है, लेकिन मेटल और ये सब बातें हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस और दूसरे जरासीम हैं और जो हम सब ले रहे हैं, हमारे जो गरीब तबका है जिसकी ये हुकूमत बात करती है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। उसके पास पैसे नहीं है कि मिनरल वाटर से अपना गुजारा करे, या वो इवन के जिनके पास पैसा है जो मिनरल वाटर ले भी रहे हैं उनको वो भी मालूम नहीं है कि वो पानी साफ है। सर मुझे ये बताएं कि आप देखिए मसला तो है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन क्या कोई तरीका है कि अगर जो पानी हमारे घर में आ रहा है, चाहे वो बॉटल में आ रहा है चाहे वो टैप वाटर है, हम उसको कुछ ना कुछ फिल्टर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल ये फिल्टर और ये दूसरी चीज़ें, ये सारा बहुत सस्ता इलाज है। मैं आपके तवज्जुह से बहुत दफ़ा सालों से कह रहा हूँ कि पानी बॉयल करें, उसको ठंडा करें, अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में रख के ठंडा करें अपने ख्वाहिश के मुताबिक और उसको इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते सादा पानी अपने आप को और अपने बच्चों को बिल्कुल ना इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये मौत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो बर्डन है जेब पे वो है हेल्थ का बजट है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं इलाज कराने के लिए। अस्पताल, सरकारी अस्पताल में बड़ा बुरा हाल है, दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, ऑपरेशन थिएटर के प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस पे बजाय हम हमेशा बात करते रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, आपने देखा कि कितनी दफ़ा बात की है कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसका जो आपका जो सवाल था ना, बेसिक तो सब कुछ पता है, सारा कुछ हम यही सारी बातें कर रहे हैं और मुझे अफसोस होता है कि मैं क्या बात करूं, यही बातें कर रहे हैं, यही रो रहे होते हैं पानी बुरा है, पानी गंदा है या पानी नहीं है। करना क्या है? करना ये है, आलमगीर साहब ने किया है ना, आप आलमगीर साहब इसको आप वायरल करें। वायरल से मेरी मुराद ये है कि आप, हम जैसा इदारा है एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का एक नुमाइंदा तंजीम है जिस पे हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, आप हमें भेजें उसकी कॉपी, आप हमारे साथ चलें, हम सरकार से जाके, अब फूड अथॉरिटी बनी हुई है, सिंध फूड अथॉरिटी, किस काम की? ये उसका काम है कि आप ये सारी चीज़ें आप देखें। अगर आप सिर्फ मुर्गी की बात कर लें, आप मुर्गी की दुकान पे चले जाएं, जो मुर्गी ज़बा किया जाता है उसको ज़बा करके जो डाला जाता है जिस डिब्बे में, क्या कभी वो डिब्बा धुला है? आप अब मैं तमाम लोगों से जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, कभी वो डिब्बा धुलता है? क्या वहाँ सफाई सुथराई होती है? कुछ दुकानों में होती है लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे नहीं होती है। तो ये बेसिक चीज़ें, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्रायोरिटी ऑन हेल्थ। सरकार के पास हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है। वो आप टीवी पे देख रहे हैं, आप भी, आपका टेलीविजन भी दिखा रहा है शाम के 7 बजे बात करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन ये प्रायोरिटी बहरहाल नहीं है, हमारे मुल्क में नहीं है। तो हमारे मुल्क में ऐसा लगता है कि जी हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सब फर्स्ट क्लास है, सारे लोग पढ़ चुके हैं, सारे लोग जो है नकल वकल कर आके सब पास हो जाते हैं, सब ठीक है। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि हम मुख्तलिफ इदारों को इस बारे में बता चुके, कोई रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा जी, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बात और इजाफा करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने वायरल की बात की, तो पिछले 4 सालों में मैंने वाटर के ऊपर, फूड के ऊपर,
ये चिकन के ऊपर अब जो रिसर्च आई है ये अब आई है, लेकिन ओवरऑल हमने वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल है, जिसमें हैवी मेटल्स भी शामिल हैं, इन सब को हमने किया हुआ है। आप गूगल करें, मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे और मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी। और इसको चैनल पर और अखबारात में लाने का मकसद ही ये है कि ये रिसर्च एक आम आदमी तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इसका ताल्लुक एक आम आदमी से है। अगर टाइम थोड़ा सा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये पॉल्यूटेंट्स कहाँ से रहे हैं और वो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन सा हैवी मेटल है जो हमें इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि ये इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उससे इसका ताल्लुक है। देखें, कराची का जितना भी वेस्ट वाटर है मलीर रिवर और लियारी रिवर के ज़रिए समुंदर में बहा दिया जाता है। अब रिवर का नाम कहने में बहुत शर्म आती है, अगर हम उसको मलीर नाला कहें, लियारी नाला कहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से हमने कोरंगी क्रीक, गिजरी क्रीक, फिट्टी क्रीक, जो फ्रेश वाटर की क्रीक्स थी, हमने उसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट बगैर ट्रीटमेंट के उसको हमने डंप कर दिया। हमारी फिशेस हैवी मेटल्स उसमें भरा पड़ा हुआ है। ये जितना भी गंदो गलाजत होता है सी फूड की शक्ल में, जो बिल्कुल वेस्ट होता है, इसको चिकन की फीड में मिला दिया जाता है। इसके अलावा जो चिकन की दुकानों पर जो चिकन का वेस्ट होता है वो आप किसी भी वक्त ऑब्जर्व कर लें, शाम के वक्त सुजुकियों में वो फीड बनती है, वापस भेज दिया जाता है और ये सारा प्रोसेस है। बात भी की थी और बॉटम लाइन इज कि मसला है, इदारों ने सोचना है, लेकिन पानी उबाल के। बहुत शुक्रिया साहब, आप मौजूद थे, वक्त कम था, हमें ब्रेक लेनी है क्विकली यहाँ पर। हाजिर है ब्रेक के बाद। अब ज़रा बात करते हैं ख़वातीन की उस परेशानी की जिस पे बात करने के बाद लोगों को मार्च की याद आ जाती है, लेकिन क्या कहा जाए, इस पर बात करना ज़रूरी है। ख़वातीन को परेशान किया जाता है, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब अगर मसला हो गैर ज़रूरी मैसेजेस भेजने का, चाय की ऑफ़र करना, खाने की पेशकश कर देना, ये सब कुछ हैरेसमेंट में आता है। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा मसला है, घर से निकलना, और करीबन हर दूसरी खातून को इसका सामना करना पड़ता है। तंग नज़र लोगों की मशकूक निगाहें, इस सब के बायस भी हैरेसमेंट का शिकार होती हैं ख़वातीन। और किरण, हम ये देखते हैं इवन अगर हम फैमिली के साथ भी जा रहे हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं यार कि आपके फैमिली मेंबर को कोई इस तरह से घूर रहा है। भाई क्यों घूर रहे हो, अपना काम कर लो। बस स्टॉप है, मार्केट है, मॉल है, तो ये मशकूक नज़रें ख़वातीन को परेशान कर देती हैं। हमारी मेंबर हैं रबिया शेख, वो उन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया, क्या कुछ उन्होंने देखा आपके सामने रखते हैं। मुल्क की हर खातून जो खुद मुख्तार है, जो खुद एतमादी के साथ अपनी एक पहचान बनाती है, मगर वही खातून जब घर से बाहर निकलती है तो तंग नज़रों का शिकार हो जाती है। बस स्टॉप हो या मार्केट, लोगों की मशकूक नज़रें उसे परेशान कर देती हैं। ख़वातीन किन किन हालात से गुजरती हैं, आइए चल के देखते हैं। फिर भी हमें इतने कमेंट्स सुनने पड़ते हैं, कंप्लीट हिजाब है, स्कर्ट है, कंप्लीट टॉप है, फुल स्लीव्स है, बट स्टिल दे फील के पता नहीं क्या अजीब पहना हुआ है। फ्यू डेज लास्ट वीक ही मैं अपनी ट्यूशन क्लास से आ रही थी, मैंने लॉन्ग टॉप पहना हुआ था, थोड़ा साइड में कट्स थे, तो कोई बाइक पे से लड़का जाते हुए बोलता है अपना कुर्ता तो संभाल लो एंड ऑल दोस्त। तो मेरे को भी फील हुआ कि लाइक आई शुड गो एंड हिट हिम, बट इट वॉज टू लेट एंड आई कुडंट इवन डू दैट क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। भी खड़ा हो रहा होगा, जा रहा होगा, तो इतने अजीब से कमेंट्स देकर पास होगा। एंड इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस। सो यहाँ के स्पेशली मेंस को मैं कहूँगी कि दे नीड टू अपने आप को देखना है, और आसपास जो खड़े हैं मर्द वो देख रहे हैं कि कमेंट्स पास हो रहा है, बट दे हैव नो गट्स कि उनको रोके। यहाँ पे गर्ल्स होती हैं जो बहुत ऐसी फेस करती हैं एंड बट दे स्टिल दे डोंट डू एनीथिंग, उनको कुछ कोई कहता नहीं है एंड दे डोंट इवन टेल इट टू एनीवन, दे जस्ट कीप इट विद इन देयरसेल्व्स। 21st सेंचुरी में खड़े हैं और इतना डेमोक्रेटिक हम कहते हैं कि वी आर सो यूनाइटेड, वी आर सो फ्री, लिबरल है, पढ़े लिखे हो गए हैं, इतना हमें कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है कि साइन बोर्ड्स लगा ले। तो हमको चाहिए कि हम कुछ करें एंड वी शुड स्टॉप दिस थिंग, दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। इन चंद लोगों की सोच और नज़रें जैसी भी हों, मुल्क की बेटी बाहिम्मत है
और बाहिम्मत रहेगी। मर्दों के शाना बशाना काम करने वाले इन खवातीन को अपने एतमाद के साथ ही इस तंग नज़री का खात्मा करना पड़ेगा। हम इन हालात का सामना करने वाली तमाम खवातीन को सलूट पेश करते हैं। खवातीन लाख परेशान है और उनको सताया भी जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल नहीं बदलती। कहीं कहीं मजबूर कर दी जाती हैं रास्ता बदलने पर, लेकिन मंजिल नहीं बदलती, सफ़र जारी रहता है। और ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर शामिल करनी है खातून से मुताल्लिक़ कि अंगूठी चोरी उनकी होने वाली थी। और ये हम भारत की बात करें, ये मौजू बहस बनी खबर जिसने सबको किया हैरान। किस तरीके से ये हुआ, इंतखाबी मुहिम थी, इसके दौरान सियासी रहनुमा से खुलेआम चोरी की ये फुटेज है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में ये हुआ कि एक चोर ने रश का फ़ायदा उठाया और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला के हाथ से अंगूठी छीनने की कोशिश की। नहीं, ये हाथ मिलाने में हाथ की सफाई दिखाना चाह रहे थे, लेकिन बचत हो गई। बचत हो गई नहीं, बचत हुई नहीं हुई, छीन ली गई अंगूठी। खैर जरा हम आगे बढ़ते हैं, इस खबर से मुताबिक हमने बात कर ली, लेकिन अभी आपको बताएं किसी को याद कर लेते हैं। और बात कर रहे हैं नाजिया हसन की, तो हम ब्रेक लेते हैं, उनके गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। वेलकम बैक। हम चाहते थे कि आपको जहाज़ पे बिठाएं, लेकिन उस जहाज़ पे हम आपको नहीं बिठा सकते क्योंकि वो जहाज़ इस वक्त पुलिस के पास है। हम जिक्र कर रहे हैं स्टेडी बान का, जिसने कम वसाइल में ये छोटा जहाज़ बनाया, यानी बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हुकूमत ने कोई अवार्ड नहीं दिया, बल्कि बेचारे को जेल की हवा खानी पड़ गई, गिरफ्तारी भी और 3000 रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ा। और ये भी आपको बता दें, सबके बाद उनकी जान तो छूटी, लेकिन अभी भी वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके जहाज़ को रखा गया है, उसे तोड़ फोड़ के ही लौटाया जाएगा। सरियों से वेल्ड हुए जहाज के पर और इंतहाई मामूली फ्लाइंग सीट कमाल कारीगरी की गवाही तो दे रहे हैं, लेकिन यही जहाज इसे बड़ा जुर्म भी बना रहे हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक फयाज ने बगैर हुकूमती इजाजत तैयारा बनाया, जिसे उड़ाने के लिए सिविल एविएशन की इजाजत जरूरी है। फयाज को कारनामे पर कोई तमगा तो ना मिला, अलबत्ता इनाम के तौर पर मकामी अदालत के हुक्म के मुताबिक 3000 रुपए जुर्माना जरूर अदा करना पड़ गया। अब इनका तो ये कहना है कि इन्होंने बताया था, कोशिश की थी कि इजाज़त ले लें और फिर अपने शौक़ को पूरा कर लें, लेकिन जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो कहते हैं ऐसा हुआ नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बयान सामने आया, कहा मकामी एविएशन हुकाम और मुल्तान एयरपोर्ट को तो इस सिलसिले में कुछ बताया ही नहीं गया, कोई दरख्वास्त नहीं पहुँचाई गई। तैयारा बनाने वाले फयाज ने किसी से भी राबिता नहीं किया। अगर फयाज राबिता करते तो उन्हें किसी अच्छे फ्लाइंग क्लब ले जाया जाता। लेकिन किरण, अब इस पर हम बात भी कर लेते हैं कि SOPs होती क्या है। सिविल एविएशन एक्सपर्ट से बात करेंगे। सुल्तान महमूद हाली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुल्तान साहब, एविएशन कवानीन कहते क्या हैं? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि आप इस तरह से जहाज ना बना सकते हैं, ना आप उड़ा सकते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, क़वानीन जो हैं वो इस मामले में बहुत क्लियर हैं कि अगर आपने कोई जहाज़ बना करके उसको उड़ाना है तो उड़ाने के लिए आपको सिविल एविएशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट पायलट सी लाइसेंस क्यों ना हो। दूसरी ये कि मुतालिका जो एयरपोर्ट है उससे उसकी इजाज़त लेना आपको लाजमी है। लेकिन जहाँ तक जहाज़ बनाने का ताल्लुक़ है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, उस जहाज़ को बनाकर कमर्शियल लेवल पे फ़रोख्त करना, उसके लिए आपको फिर हुकूमती लाइसेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो कोई इस बच्चे ने रूल नहीं तोड़ा, उल्टा जो है इसकी मददसराई करने के बजाय इसको हज़ीमत उठानी पड़ रही है। तो ये अफसोस का मुकाम है हमारे मुल्क के लिए, जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को पहले ही धकेला जा रहा है और एक बच्चा जो कि गालिबन इतना तालीम याफ्ता भी नहीं है और अगर उसने अपनी काविश से किया तो उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? क्योंकि आपने खुद भी कहा कि ये वाकई कारनामा है, उनकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए, उनके शौक़ को देखते हुए ऐसा कर देना, ना कि उनकी राह में रोड़े अटकाए जाते। फिर क्या किया जाता? क़वानीन इस सिलसिले में क्या है? वहाँ भी तो कुछ तब्दीली होनी चाहिए, कोई ना कोई बात तो है ऐसी। नहीं, क़वानीन तो मैंने आपको बता दिया, बड़े क्लियर हैं। जहाज़ जो है तैयार करके फ़रोख्त करने पे पाबंदी है। अगर आप अपनी पर्सनल इसके लिए एक बनाना चाहते हैं जहाज़, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन परवाज़ से पहले आपको सिविल एविएशन से
लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जो आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा है जो कि अपने जहाज़ डिज़ाइन भी कर रहा है और उसने एविएशन सिटी भी बनाई है, तो उसको चाहिए कि इस किस्म के नौजवानों को बुलाए और उनको तरबियत भी दे और उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाए। दूसरे ये कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से दरख्वास्त करूँगा एयर मार्शल अरशद मलिक से, जो अभी सिविल एविएशन PIA के CEO मुकर्रर हुए हैं और ये PAC कामरा से ही तशरीफ़ लाएँ, कि आप इस बच्चे को बुलाकर इसकी पीठ ठोकें और इसको मुतल्लिका इदारों के पास भेजें जो कि इसको ना सिर्फ इनकरेज करें बल्कि इसके काबिलियत को, इसके हुनर को आगे लेकर चले। सर लेकिन वो जो ये कह रहा है कि मेरे जहाज़ को जिस तरीके से पुलिस ने रखा हुआ है वो तो कबाड़ा कर देंगे उसका, यानी उसने मेहनत से बनाया, उसकी जमा पूंजी लग गई, कर्ज लेकर बनाया। बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बच्चा जिसकी गालिबन इतना सरमाया भी नहीं था और जैसा आप बता रहे हैं कि उसने कर्ज़ लेकर के ये बनाया, तो इसको जो है फौरी तौर के ऊपर बजाय पुलिस की कफालत में रखने के फ्लाइंग क्लब पे ले जाके रखें जहाँ के जहाज़ महफूज रखे जाते हैं और इसको कोशिश की जाए कि इसको कोई ज़ख्म ना पहुँचे, क्योंकि ये तो एक तरह से आप समझिए कि कौमी असासा बन गया। और मैं समझता हूँ कि That's an achievement कि वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है लेकिन उसने बनाया। तो सर क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, आप और हम समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ये जो तालीमी काबिलियत होती है क्या होनी चाहिए जहाज़ उड़ाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, फ्लाइंग लाइसेंस के हुसूल के लिए तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, फ्लाइंग करना और जहाज़ बनाना दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, इसीलिए जहाँ तक पाकिस्तान एयरफोर्स का ताल्लुक़ है, पायलट्स अलग होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर अलग होते हैं, लेकिन दोनों की तालीम में एरोडायनामिक्स, एवियोनिक्स और ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। और जो एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं ये 4 साल का कोर्स करते हैं, बाज़ इनमें से जो ज़्यादा होनहार होते हैं उनको बाहर भेजा जाता है, तब उसके बाद आकर के वो एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग पे आते हैं। और इसी तरह जो है सिविल इदारों से भी एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए कोर्स के लिए आते हैं और वो जब तक सीख नहीं लेते ज़ाहिर है वो इस पे आगे नहीं ले चलते। लेकिन अगर एक बच्चा जिसके अंदर हुनर है और लगन है तो मेरा ख्याल है कि ये तो अल्लाह की कुदरत है और इस बच्चे को न सिर्फ इनकरेज करना चाहिए बल्कि मौक़े फ़राहम करने चाहिए कि ये आगे चल के अपने हुनर को और लगन को इस्तेमाल करे और कौम और मुल्क के काम आए। बिल्कुल, इसे मौका मिलना चाहिए क्योंकि जो इसने बनाया वो कौमी असास है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने रखा हुआ है, क्योंकि पुलिस तो कोई बाइक भी रख ले तो उसका कबाड़ा कर देती है, तो इधर जहाज़ बनाया उस बंदे ने। तो बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे और आप जिस तरह कवानीन बहरहाल मुख्तलिफ हैं, कवानीन फॉलो करने चाहिए, लेकिन जब एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, जब तालीमी काबिलियत नहीं है, जब उसको पता नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। बट उसका मौक़िफ़ ये है कि ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट। अब उसने कोशिश की होगी, बहरहाल जवाब ये आया था कि कोशिश नहीं की, हमने इजाज़त नहीं दी थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहाज़ की बहरहाल जहाँ तक बात है ख्याल रखें, पुलिस वाले भाईजान प्लीज़ ख्याल रखें। थोड़ी सी सहूलत होनी चाहिए इस सिलसिले में कि उन्होंने किस तरह से कोशिश की होगी अपनी बात को पहुँचाने की, और थोड़ी सी रवैयों में भी बेहतरी की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है और वाकई पुलिस के लेवल पर भी ऐसा करने की ज़रूरत है। अब हम ज़रा अपने दोस्तों की बात कर लेते हैं। हम अपने रवैयों की अहमियत पे तो बात करते हैं, ज़बान की अहमियत पे भी हमें बात करनी चाहिए, और सिर्फ अपनी ज़बान क्यों, दीगर ज़बानें भी, इन्हें भी सीखना चाहिए। अब पाक चीन दोस्ती के तो है बड़े चर्चे, लेकिन चीनी ज़बान सीखना भी तो ज़रूरी हो गई है। सीपैक और पाक चीन जोड़ियों की शादियाँ, फिर चीनी ज़बान सीखने का अमल, ये तो हो गया इस सबके बाद तेज़। हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तानियों को चीनी ज़बान सिखाने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तालीमी इदारों में चीनी ज़बान को लाजमी करार देते हुए इस्लामाबाद के 3 तालीमी इदारे हैं ऐसे जहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा शुरू हुआ, चीनी पाकिस्तान आए, कई घरानों में पाक चीन जोड़ियां बनी तो चीनी जबान भी जरूरी हो गई। पाकिस्तानियों के लिए तालीमी इदारों में चीनी जबान को लाजमी करार दे दिया गया। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों में चीनी जबान सिखाने का ऐलान किया गया, जिसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद के 3 तालीमी इदारों में चीनी जबान सिखाई जाएगी। इन तालीमी इदारों में अलग से असातिज़ा का तकर्रुर किया जाएगा। चंद रोज कबल कराची, गवादर और मुल्तान का चीन के 3 शहरों के लिए सिस्टर सिटी का दर्जा भी दिया गया था। तेजी से तकमील को पहुंचते मंसूबे और नए मुआहदों के ज़ेरे साया लगता है कि चीनी जबान इंतहाई जरूरी हो गई है। और इस वक्त हमें डॉक्टर नासरुद्दीन ज्वाइन कर चुके हैं, आप डायरेक्टर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। आपको मैं कहूँगा जाओ शंग हाओ, मैंने सीखा है, गुड मॉर्निंग को कहते हैं। हाओ हाओ नहीं, लाइक दिस। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र है। मेरी चीनी ठीक थी? सर मेरी आवाज़ आ रही है?
कि मेरी चीनी मैंने कहा मेरी चीनी ठीक थी, जाओ शंघाओ मैंने बोला। बिल्कुल कोशिश जारी रखें हम, कोशिश जारी रखें। और पहले अब अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे बताएं मैं इसका क्या जवाब दूं जो इन्होंने कहा? निहाओ कर दें आप, निहाओ कर दें, काफी आपके लिए। हाय नहीं हाय। सर हम वैसे बड़ा महसूस होते थे जब ना पश्तो सीखते थे, कभी कोई जुमला सीखते थे तो अब या मैं कहता हूँ मेरी बच्ची चाइनीज बोलती है, बोला कैसे, मैंने समझ ही नहीं आती तो मैंने लगता चाइनीज बोल दी है। मुश्किल ज़बान है सर, सीखनी चाहिए। फिर सीपैक के बाद ज़्यादा हम बात भी करते हैं कि सीखनी चाहिए, जिस तरह आप तो सिखा भी रहे हैं और हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स देखे भी हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कैडेट कॉलेज गया तो वहाँ पर भी चीनी ज़बान सिखाई जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। अब जिस तरह 3 स्कूल्स में सिखाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि बच्चे कितना इंटरेस्टेड हैं और ये सीखना मुश्किल है या? और आपके पास कितने बच्चे रहे, कितने स्टूडेंट्स आ रहे सीखने के लिए? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे लिया और मौका दिया कि मैं कुछ इसके बारे में बता सकूं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट 2012 के अंदर ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था और 2013 से हमारी क्लासेस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी में शुरू हुई थी। उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन हमारे इंस्टीट्यूट में 3000 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज लैंग्वेज सीख चुके हैं। इसके अलावा हमारे अपने टीचिंग साइट्स हैं जहाँ पे हम चाइनीज टीचर्स को भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे जो उनकी अपनी प्रोफेशन के अंदर चाइनीज की जरूरत है चाइनीज सीखने की, वो उधर भी आर्टिफिशियल ह्यूमैनिटी भी है, हमारी यूनिवर्सिटी भी। तो स्टूडेंट्स तो काफी हैं और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है लोगों में। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी और चाइना की दोस्ती बढ़ती जा रही है, और पुरानी दोस्ती है लेकिन अब मजीद हमारी जो गुर्बत है हर शोबों में, उस लिहाज से हर जगह बड़ी उम्र से लेके बहुत छोटे बच्चों तक हमारे पास आ रहे हैं कि हमें चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है और बड़े इंटरेस्ट के साथ सीखना है। जहाँ तक आसान और मुश्किल की बात है, कोई लैंग्वेज भी आपके इंटरेस्ट के साथ होती है, तो मोटिवेशन है आपको सीखने में और आपको डेडिकेशन के साथ आप सीख रहे हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो मुश्किल नहीं होती। मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि तकरीबन 1 साल 2 कोर्सेज हमारे अगर कर लिए जाएं, जिसमें हम HSK 1 हमारा बहुत इब्तदाई लेवल है और फिर HSK 2 लेवल अगर कर लिए जाएं तो इस काबिल हो जाता है कोई भी शख्स के वो चाइनीज को समझ और ये 2 लेवल पहुंचना कितना इसमें वक्त लग जाता है? ये 6 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें एग्जाम भी शामिल है। 4 महीने क्लासेस होती हैं और 2 महीने में क्लासेस। समझ लीजिए 1 साल के अंदर 2 कोर्सेज हो जाते हैं, जो इसकी कितनी लैंग्वेज आ जाती है कि आपका काम चलना शुरू हो जाए। एक बात और बिल्कुल क्विकली बता दीजिएगा, आपने कहा मुश्किल नहीं, लेकिन आसान होना किसी बात का वो एक बहुत अलग मरहला होता है। हम अपने बचपन से चीनी कहावतें, चीनी कहानियां तर्जुमे के साथ में पढ़ते आए, उर्दू तर्जुमे के साथ में, क्या इससे थोड़ी सहूलत होती है? जी बिल्कुल होती है। आप यूज्ड टू तो होना शुरू हो जाते हैं और वही बात है कि अगर आपने पढ़ा है और आपका इंटरेस्ट है तो आपका फिर सीखना आसान हो जाएगी। लेकिन अगर बगैर किसी देखा देखी अगर आपने शुरू कर दी है तो फिर वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। आपके अपना शौक बहुत जरूरी है और फिर जरूरत एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत क्रिएट हुई है हमारे मुल्क में। हर जगह शोबों में ट्रांसलेटर्स चाहिए मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, जो आए दिन हमारे पास ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं जिसमें कहते हैं हमें चाइनीज जो जिनको आती हो वो आप हमें भेजें। हमारे पास वैकेंसीज ज्यादा लोग भेजते हैं, टीचर लोग हम कम प्रोवाइड कर पाते हैं, तो वो अगर मौजूद है तो फिर सीखना भी आसान हो जाता है और फ्लुएंट बोलना शुरू कर देते हैं। एक बाज़ औक़ात स्टूडेंट 1 साल के अंदर ही कि हम खुद हैरानगी होती है, चाइनीज बड़े खुश होते हैं कि इनका जो तलफ़्फ़ुज़ है इनका जो वो बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर साहब आप मौजूद थे। शौक से आपने कहानी का आगाज़ किया और ज़रूरत पर आपने उसका ख़त्म किया क्योंकि अब ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है, क्या चाइनीज भी उर्दू सीख रहे हैं? सीपैक के बाद उर्दू सिखाएं किरण, ये क्या बात हुई? बहुत अच्छी उर्दू बोली भी जाती है वहाँ, जो लोग सीख के आ गए, जो लोग पढ़ के आ गए, वहाँ पे पढ़ाई भी जाती है। और कुछ चाइनीज हैं किरण पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, हमसे भी अच्छी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, जबान सीखना काबिलियत है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन काबिलियत किसी की मेरास नहीं। पंजाब में 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात में पसमानदा इजला ने तो मैदान मार लिया। कौन कौन कहाँ कहाँ पास हुआ, क्या है इस खबर की तफसील आपको दिखा देते हैं। पंजाब के पासमानदा समझे जाने वाले शहरों ने बड़े बड़े तरक्याती शहरों को पछाड़ दिया है। बात करें ओकाड़ा, खानेवाल और पाकपतन के तालिब इल्मों ने 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और रावलपिंडी को पीछे छोड़ दिया है। इन तीनों शहरों में कामयाबी का तनासुब 95% से ज्यादा रहा है, जबकि पंजाब का दारुल हुकूमत अगर लाहौर की बात की जाए, जो वसाइल में तो सबसे आगे है, लेकिन तालीम के मैदान में सबसे पीछे रहा है। यही नहीं, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी, सियालकोट और शेखुपुरा, जहलम जैसे शहर की कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन रही है।
पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत इम्तिहानात में 25 लाख तलबा ने शिरकत की। तो माहिम हमें बता रही थी कि आदाद व शुमार क्या है, खबरें क्या हैं, और ये इतना बड़ा मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ अदनान आदिल साहब हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदनान आदिल साहब, देखिए, आपने हमारे शहर की कोई अच्छा सलूक नहीं किया, इतना बुरा रिजल्ट दिखा दिया आपने हमारे शहर का। आपके काकों ने किया ये, आपके न्यानों ने किया ये, हमने नहीं किया। आपने इसको जरूर हाईलाइट करना था। नहीं अदनान साहब, आपने इस बदनामी को जरूर हाईलाइट करना था सुबह ही सुबह। हल की तरफ जाएंगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इन बच्चों को मोटिवेट करें। और मेरा सवाल जो आपसे पहला था ना, मैंने जो सोचा था, मैंने ये सोचा था मैं आपसे कहूंगी अदनान साहब, ये मेरे शहर के बच्चों को क्या हो गया? जी देखिए, हम लाहौर के लोग हैं ना, खाने पीने में ज्यादा ध्यान है, हलवा पूरी, उसमें पूरा नंबर हरियाँ, तो बस वो खाने पीने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। देखिए, असल बात ये है कि जो मुझे लगता है कि जो छोटे शहर हैं, एक तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का रुझान कम है, सरकारी स्कूलों है ना ये, तो सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं अभी भी, और प्राइवेट स्कूलों की तरफ कम जाते हैं। लाहौर जैसे शहर में मसला ये है, और फैसलाबाद जो बड़े शहर हैं पंजाब के, वहाँ पे बहुत ही गरीब खानदान हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। एक तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है रिज़ल्ट में, क्योंकि उनकी तालीम की तरफ इतनी ज़्यादा रुझान नहीं होता, और माँ बाप का भी उनका इतना ज़्यादा कंट्रोल बच्चों पे नहीं होता, क्योंकि घर में भी बच्चा बहुत वक्त गुजारता है माँ बाप को, अगर माँ बाप सही तरह तवज्जो ना दें तो उसका रिज़ल्ट ख़राब होता है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे शहर हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे भी इसका तजर्बा है, मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, कि वहाँ पर अभी भी असातिज़ा ज़्यादा मेहनत कराते हैं, और वहाँ पे जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा है जो सरकारी स्कूलों का। जबकि लाहौर में लगता है कि असातिज़ा जो है ना वो हड हरामी पे तुले हुए हैं, और जो यहाँ पे इंतज़ामी कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो भी बहुत कमज़ोर हो गई है। कोई किसी को सज़ा नहीं मिलती, जो रिज़ल्ट आ रहा है बस आ रहा है। अगर असातिज़ा की तरक्की रोक ली जाए, इंक्रीमेंट रोक ली जाए, उनका मुहासबा हो, तो वो ज़्यादा मेहनत कराएं। होता ये है कि अगर हुकूमत को मुहासबा करने की कोशिश करती है तो असातिज़ा हड़ताल पे चले जाते हैं, फिर हुकूमत डर के मारे वो कदम वापस ले लेती है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। सारी की सारी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी छोटे शहरों में, मैं ये कह रही हूँ सारी की सारी टेंशन, सारी परेशानी वो बच्चे के लिए, वो उसके माँ बाप के लिए। जी बिल्कुल। तो अब देखिए ना, तमाम सरकारी स्कूल जो हैं उनके असातिज़ा जो हैं ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन के पैसे अलग लेते हैं। वैसे तो सरकारी स्कूलों में तालीम मुफ्त है, लेकिन हज़ार रुपए फ़ी बच्चा, 500 रुपए फ़ी बच्चा वो ट्यूशन के नाम पर बच्चों से लेते हैं, और जो ट्यूशन नहीं पढ़ता उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसके साथ बहुत सख्ती करते हैं। तो हुकूमत का जो कंट्रोल है सरकारी स्कूलों पे वो बहुत कमज़ोर हो गया है। ऐसे इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो स्कूलों को मायना करते रहें, वहाँ पे जाके होमवर्क चेक करें, असातिज़ा की कारकर्दगी देखें, उनकी डायरीज़ देखें कि उन्होंने क्या कराया है, क्या वो डायरी लिख रहे हैं अपनी। प्रिंसिपल्स जो हैं उनको ज़्यादा इख्तियार किया जाए, जो हेड मास्टर्स हैं उनकी पावर्स में इजाफा किया जाए, क्योंकि जो असातिज़ा हैं अगर हेड मास्टर का कंट्रोल नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। और वो कहते हैं हम तो हुकूमत के मुलाजिम हैं, हेड मास्टर जो कहता है कहता रहे। तो हुकूमत को इसमें बहुत सीरियसली रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अरबों रुपए खर्च होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो महकमा है जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है पंजाब हुकूमत का, वो महकमा तालीम है, और वो वेस्ट जा रहा है। अच्छा, मैं एक और खबर पे आपका तजिया, मैं काफी कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं खबर के ऊपर मैं कुछ बोल रहा था और इग्नोर करना था मुझे। दे थोड़ा सा मार्जिन आप दोनों मुझको भी। जमहूरिया चेक की मॉडल है, वनिशियार स्मगलिंग था, सजा को इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इन्होंने कहा जो सामान चेक किया गया और जिसमें से हेरोइन बरामद हुई थी वो सामान तो हमारा था ही नहीं। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरअक्स सजा सुनाई है। मनशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। टरीजा ने यह दावा किया, तो वो तो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। लाहौर की सेशन अदालत ने 20 मार्च को टरीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई थी। मैं याद दिला दूं। जी बिल्कुल, आप याद करा दें, उनको याद है, लेकिन अब उन्हें बाकी सब कुछ भूल गया कि वो मनशियात कैसे आई थी। अब तो कहती हैं अच्छा बैग बदल गया था, जब आपको मौका मिला था तो ये बताना था। एनीवेज अदनान साहब, तज्जिया आपसे लेना चाहेंगे इसी खबर से मुताल्लिक कि अब सज़ा हो गई है भाई, प्रूव हो चुका कि आप मनशियात लाई थी। अब अगर आप कहती हैं कि मैं तो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए थे, तो क्या इसकी कोई वेटेज हो गई अब इस दरख्वास्त की, इस बयान की, इस बात की? उन लोगों को छोड़ के जो इनके देखिए, जो हमारे वकील हैं ना, ये ऐसे नुक्ते निकालते हैं
कि बड़े से बड़े मुजरिम को छुड़ा कर ले जाते हैं। अब ये देखिए कि मैंने पहली दफ़ा एक ऐसा स्मगलर देखा है जिससे लोगों को बहुत हमदर्दी है, और उसकी शायद वजह ये है कि ये खातून खूबसूरत बहुत हैं, तो हमारे यहाँ वैसे ही खूबसूरत लोगों से हमदर्दी हो जाती है। आपको हमदर्दी है? अब देखिए मुझसे भी लोगों को काफ़ी हमदर्दी है। बहुत मेरी बीवी भी अब प्रोग्राम देखने लगी, मुझसे भी मेरी बीवी भी अब ये प्रोग्राम देखने लगी है, जरा एहतियात किया कीजिए। अदनान साहब बहुत अच्छे हैं सर, मैं सैल्यूट है सर, जबरदस्त बात करते हैं आप, मैं कहता हूं छा गए आप। भाभी मैं आपको अलहदा से फोन करूंगी। अच्छा देखिए ये जो चेक खातून है ना, ये पहले भी कई दफ़ा आ चुकी है। अब बताइए चेकोस्लोवेकिया से पाकिस्तान कौन आता है, वो भी एक मॉडल, और अब जो भी पकड़ा जाता है ना स्मगलर, वो यही कहता है तो मेरा सामान ही नहीं था। ये तो वकीलों का एक स्टैंडर्ड तरीका है अपने मुलजिम को छुड़वाने के लिए। अयान अली भी ये कहती थी ये जो बहुत ज़्यादा डॉलर्स थे ये मेरे नहीं थे, ये पता नहीं किसके थे। तो इसी तरह ये भी ये कह रही हैं। तो असल बात ये है कि इस्लाम सिंह की क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तब तो ये नहीं कहा। अब ये जो है, अब इनसे पूछा जाए कि इस्लाम से आपको इतनी हमदर्दी हो गई है तो बताइए कुरान के बारे में आपकी मालूमात क्या है, हदीस के बारे में क्या, आप इतनी बार आती रही हैं तो जाहिर है कुछ सीखा ही होगा। तो ये वकीलों के हरबे हैं और इनको सज़ा बहुत कम दी गई है, इसकी तो बहुत सख्त सज़ा है, उम्र कैद तक की सज़ा है इनके, चूँकि ये खातून हैं इसलिए थोड़ा नरमी का सलूक किया गया है। लेकिन ट्रायल कोर्ट में तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं इस्लाम से, मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत मेरे सीने में मुअज्जन है कि मैं बस इस्लाम सीखने के लिए तड़प उठी और पाकिस्तान आ गई। असल बात यह है कि इनको सज़ा हो गई है, अब वकील इनको किसी कीमत पर छुड़ाना चाहते हैं, और वकीलों के पास अब इन्होंने एक और बात भी है, इनका जो सामान वो हेरोइन निकली थी 8.5 किलो 9.5 किलो, वो 1 करोड़ रुपए फी किलो है उसकी कीमत मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ने आई हूँ तो जेल हुकाम को चाहिए कि इन्हें प्रोवाइड करें उस्ताद और इन्हें इस्लामिक स्टडीज की किताबें दी जाएं ताकि वो पढ़ें। वो पढ़ना चाह रही हैं, वो उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने खुद कहा है जेल में हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इनको एक किसी मौलवी साहब के हवाला या अक़द में दे दिया जाए ताकि अच्छी तरह इस्लाम सीख सके तो इनको जेल में जो है ना एक कोई ट्यूटर रख दिया जाए जहाँ पर ये अरबी ट्यूटर रख दिया जाए, अरबिक सीखें, इस्लामिक स्टडीज सीखें। अदनान साहब यहाँ ब्रेक लेना बनता है, आपसे बेहद शुक्रिया, क्विकली लेंगे ब्रेक, रहिए नया दिन के साथ। हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसी खातून से जिनको सब दिखाई देता है। वो पढ़ाती हैं, क्या क्या कुछ पढ़ाती हैं, सब कुछ उन्हीं से जानेंगे। मेकअप भी आप कर लेती हैं। आयशा अहमद, वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप, क्या क्या पढ़ाती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल एक इंस्टीट्यूट है नई सुबह जिसमें तमाम किस्म की इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाते हैं हम, ये इसका मेन टाइटल है। उसमें हम बच्चों को मेकअप करना और कुकिंग, स्टिचिंग, तिब्ब नबवी, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं उनको सिग्नेचर करना भी सिखाते हैं ताकि वो अपने तमाम काम में जाके आराम से सिग्नेचर कर सके। वरना जो हम बैंक अकाउंट वगैरह में अपना थंब इम्प्रेशन दिया करते थे तो वहाँ पे इलिटरेट आता था, चाहे कोई मास्टर्स भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, तो उनको हम सिग्नेचर सिखाते हैं, यानी टोटली इंडिपेंडेंट उनको बना देते हैं। जैसे कुकिंग में वो कंप्लीट कुकिंग करते हैं, एज ए शेफ़ कटिंग भी करते हैं और इतनी ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं माशाल्लाह। यहाँ तक कि ब्लाइंड के लिए रोटियाँ बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सही, लेकिन वो बहुत अच्छी रोटियाँ भी बना लेते हैं। ठीक नहीं पड़ा तो जल गया, ऐसा होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। वाह, कोई ब्लाइंड नहीं जला सकते क्योंकि उनके सेंस माशाल्लाह इतने डेवलप हो जाते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और किसी की, यानी हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह 9 to 5 जॉब करती हूँ, ख़ुद ऊबर से सफ़र करती हूँ, गाड़ी खुद मंगवाती हूँ, खुद आती जाती हूँ। फ़ोन यूज़ करने में दिक्कत नहीं होती? हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह। हाउ? और ये जो चीजें रखी हुई यहाँ पर, शील डेमोन्स्ट्रेट कि वो मेकअप खुद कर लेती हैं, बेनाई से नरम होने के बावजूद वो शेफ भी हैं। तो मैं चाहूंगा साथ साथ हम बात करें और साथ साथ अगर हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करें कि हाउ डू यू डू दिस? मेकअप कैसे करती हैं, मुझे पहले ये बताएं। मेकअप हम बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। अच्छा जी। आपने फाउंडेशन उठाया है? जी बिल्कुल। ओके। बिस्मिल्लाह। उनको पता है कितनी क्वांटिटी लेनी है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे ना तो बुरे लगते हैं,
जितना मेकअप लाइट हो उतना इंसान खूबसूरत लगता है। आप ठीक कह रही हैं। ये बात सबके समझने के लिए है। देखें, लाइट मेकअप बहुत लाइट भी नहीं, क्योंकि उसमें लाइट फिर नहीं कहना पड़ता कि ब्राइट करो इसे। जी जी, अब वो आयशा सना है और मैं आयशा अहमद हूँ। आयशा। वैसे एक बात है जी, आप लोगों की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों के साथ मिलना, आपसे बातचीत करना। हमको भी, हालांकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं, दिल मेरा बहुत चाह रहा है। मगर जब आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे वो मैं वॉच कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच। और आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है साइटेड ज़िंदगी गुजारी और इत्तेफाक ऐसा था कि आई ड्रॉप्स थोड़े से यानी हाइपोटेंसी के थे तो मैं ब्लाइंड हो गई। सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का ऑपरेट या कोई चीज़ भी सजेस्ट करे तो उनको कम्प्लीटली उनके बारे में बताएं कि आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो किसी के भी बातचीत सुनने के बाद उनको सिर्फ लिख कर दे देते हैं और कहते हैं ये यूज़ करो। कई साल चलता रहता है वो। हम उनसे कोई सवालात नहीं पूछते और हम पूछते हैं तो वो हमें आंसर भी नहीं करते। आपने बातों में बेस भी कर लिया है। एग्जैक्टली, और वेरी मच ब्लेंडेड। देखो, मुझे मालूम है ना, बड़ा अच्छा ब्लेंड हुआ है। अच्छा, तो पहली बात तो थी कि ये मैसेज देना था कि हमें आप कंप्लीटली गाइड करना चाहिए, डॉक्टरों के लिए मैं ये कह रही हूँ। उसके अलावा जब मैं ब्लाइंड हो गई तो हम लोगों के पास इतने ज़्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं थे उस वक्त जिस सेंटर में मैं अभी काम कर रही हूँ। यानी बचपन से जो ब्लाइंड होते हैं उनके इदारे थे, लेकिन ऐसे नहीं इदारे थे जो कि कोई बंदा थोड़ी यानी बाद में ब्लाइंड हो तो उसको फैसिलिटेट करें। जिस तरह से हम अब अपने इदारे में नई सुबह में, जैसे आपका प्रोग्राम का नाम है, उसी तरीके से आपकी नई सुबह, हमारी नई सुबह है कि इसके अंदर हम बच्चों को टोटली ग्रूम कर देते हैं, चलने फिरने से रहकर रहने खाने पीने से लेकर एक एक चीज़। और आप यानी हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा हमें गाइड करे कि हम किस तरह से काम करते हैं। और जिस तरह से कभी मैं जॉब के लिए कराची में जाया करती थी, बड़े बड़े ऑफिसेस में भी, तो मुझसे ये बात पूछा करते थे, आप कैसे काम करेंगी, आप क्या कर सकती हैं। तो मैंने ऑफिस जॉब की है 4.5 साल एक ऑफिस में। इसके बाद मैंने स्कूल में जॉब की है। फिर मैं अब अपने इदारे में जो है वो कुकिंग इंस्ट्रक्टर, स्टिचिंग इंस्ट्रक्टर, तिब्बे नबवी। और ऐसे सवालों को गुस्सा भी नहीं आता? मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। अच्छा। नहीं, पहले तो बहुत आता था, क्योंकि जब से मैंने तिब्बे नबवी स्टार्ट किया तो इसके बाद से मैंने गुस्सा ख़त्म कर दिया है बिल्कुल अपने आप से। और ये पाउडर जिस तरह आपने ढूंढ के उठाया ना बातों बातों में, वाह। अब आपको पता है मैं ब्लशर लगा रही हूँ। वैसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि आई शेड लगाना चाहिए, मगर मैंने कहा कि जो चीज़ आ गई पहले उसको इस्तेमाल। That's perfect utilization of time actually. जो कि बहुत कम है। यानी हमें ब्लशर भी बहुत सॉफ्टली और बहुत लाइट लगाना है, और ये भी नहीं कि हमें पूरा जैसे कर लेते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। No, लाल टमाटर नहीं, आपने इसका ब्लशर का शेड भी अच्छा उठाया है, ये भी अच्छा था। अच्छा, ओह माय गॉड। अब मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो हमारे साथी है ना मोहम्मद शुएब, ये कभी भी ना कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। कैसा मौका नहीं छोड़ते? ये किसी को हेल्प करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा मार्जिन छोड़ते ना। मैं सोच रही थी मैं भाग के लपक के जाती हूँ और मैं ये पेंसिल उठा लेती हूँ जो गिर गई थी। थैंक यू किरण। जज़ाकल्लाह। और आपको मैं किसी ने मुझे कहा था जितना अच्छा आई शेडो ना उंगलियों से ब्लेंड हो सकता है ना, उतना ब्रशेस से नहीं हो सकता। ये तो सारे मॉर्निंग शोज से मैंने सीखा हुआ है कि वो ये बताते हैं कि फिंगर टिप से जितना मेकअप ब्लेंड होता है और जितना आसानी से आप उसको कर सकते हैं, उतना आप किसी ब्रश से मेकअप को सेट नहीं करते। अच्छा, आपने सॉकेट भी बनाया बाकायदा? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तिब्बे नबवी में पता है इतनी खासियत है। जब से मैंने 2012 से इस पर रिसर्च की, हम मुसलमान होते हुए इसके ऊपर ना रिसर्च करते ना वर्क करते। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ओवेरियन सिस्ट थी 9 सेंटीमीटर की, और मैंने उसका इलाज किया खुद, उसकी दवाई बनाई खुद, और वो 0 पर आ गई।
जबकि डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था सर्जरी होगी। जी सर्जरी होगी, और ये सर्जरी नहीं हो तो ये ब्लास्ट हो जाएगी आपकी बॉडी में और आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आप मेरा यकीन देखें कि मैं उसको ज़ीरो पर ले आई। इसके बाद आज से चंद दिन पहले मेरे चेहरे पे बहुत से ब्लैक निशान थे, झाइयाँ आ गई थी। कहाँ आई थी? यहाँ मेकअप फेस से पहले भी देखा है। जी जी, मगर मैंने उसका इलाज किया विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी यानी स्पेंड ऑफ मनी। मैंने कम्प्लीटली अपने चेहरे को साफ कर लिया है। कैसे किया वो भी बता दें आप मेकअप के दरमियान। जी जी, मैं आप लोगों को ये 2-3 टिप्स तो मैं बताकर जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी ब्लाइंड लड़की हूँ जो कि एक तिब्ब नबवी के यानी जो वो होता है जहाँ पे हिजामा किया जाता है, मैं वहाँ हिजामा करवाने के लिए गई तो ये चीज़ें मैं जो गिरा था। हाँ, आईलाइनर थोड़ा सा आगे है, जरा बता दीजिए मुझे। देखा, ये ना कभी कभी शरारत भी कर जाते हैं शुएब। हाँ, इन्होंने जगह बदल दी थी। नहीं, यहाँ पे ऐसे कि कोई दूसरी चीज़ भी रखी हुई और गिर ना जाए ना। अब आप जो है मैं लाइनर लगाऊंगी। आपकी आंखों के खिलाफ बहुत प्यारे, खूबसूरत, माशाल्लाह। मुझे तो लगता था कि अगर आईलिड्स इतने प्रोमिनेंट हो, इतने प्यारे हो, तो मेकअप करना मुश्किल होता है। अब नहीं लग रहा। और ये लाइनर को लगा लेना बारीक सा, सिंपल सा, और फिर ब्लेंड कर लेना, ये बस सही है ना। मैं अब अपने मेकअप डिपार्टमेंट को तंग करने वाली हूँ अच्छा खासा। मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस तरह का मेकअप मेरा नहीं करते। लविंग दिस मेकअप। एक तो अपने बेस वाकई आपने बहुत हल्का लगाया है, बिल्कुल थोड़ा सा था, बहुत क्विकली आपने उसको ब्लेंड भी कर लिया था, बहुत थोड़ा पाउडर आपने यूज़ किया। अच्छा, वैसे कम पाउडर यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आपका बेस ज़्यादा चलेगा। अगर ज़्यादा उसमें पाउडर की भरमार कर ली जाए ना तो क्रीज बन जाती हैं, लाइंस आ जाती हैं, जो नहीं भी है ना वो भी आ जाती हैं। यकीन करें किरण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेकअप इज नॉट माय डिपार्टमेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा पर मुझे मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आ रहा है देख के। क्या मेरी आई पे सही लग चुका है, लेफ्ट वाली पे? बिल्कुल सही लग चुका है, बेहतरीन लग चुका है। अब इसके बाद क्या चीज़? वो एक्चुअली स्लोप ऐसी मैंने शरारत की है। मैंने सोचा कि मैं ना एक चक्कर और लगवाती हूँ अपने साथी। वो क्योंकि स्लोप है तो वो बार-बार चीजें गिर जाती हैं। हाँ, तो मैं आपको ये जल्दी से टिप्स बता देती हूँ कि अगर किसी को चेहरे पे झाइयाँ हो तो वो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन एयर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जिनके चेहरे पे भी पिंपल्स हैं वो अपना चेहरा इतना साफ़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी पैसे को खर्च किए हुए, किसी के पास है। हमारे पास हमारा इलाज खुद है, लेकिन अफसोस है कि हम अपने दीन को जानते नहीं हैं कि इसमें कितनी आसानी है। मैंने जो है सजदे लंबे किए हैं, इसके बाद मिसवाक इस्तेमाल की है। मिसवाक इस्तेमाल करने के बाद हम जब रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो बिल्कुल उठने के बाद जब फर्स्ट लाब दहन हमारे मुंह में जो होता है सलाइवा, वो आप अपने चेहरे पर लगाएं और आप देखेंगे कि 2-3 महीनों के अंदर आपका फेस एकदम साफ हो जाएगा। आपका मेकअप भी हो चुका। इसमें आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम करके आप अपने चेहरे पे लगाएं। और जिनको अपना विज़न ठीक करना है, गारंटीड है कि आपका विज़न दोबारा बेहतर हो जाएगा। तो काइंडली आप अपनी आंखों के अंदर और आईलेट्स पे भी ये ज़रूर लगाएं जिस तरह हम मेकअप करते हैं। आयशा, आपको पता है वो लोग कह रहे हैं 30 सेकंड्स, लेकिन ना मैं चाह रही हूँ कि इसको आप लोग जो है ना 30 सेकंड्स को डबल कर लें प्लीज। 50 सेकंड्स कर दें इसको प्लीज। ओके, इस बाकी चीजें उठा लो। कह रहे 50 से ऊपर नहीं जाएंगे हम। आराम से लगा ले, आप अच्छा लगा रही हैं, सही कर रही हैं। अब चीजों की ना तरतीब आगे पीछे करने से ना आपकी शरारत बिल्कुल भी पास नहीं होने वाली। मैंने कहा अब मैं प्याज रख दूं, क्या मतलब प्याज लगा लें। लेकिन नहीं, वो शरारत कोई काम ही नहीं आ रही। वाओ, हम टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक लगाते हैं। आपने तो बिल्कुल सही लगा ली। नहीं, हमसे क्या मुराद थी आपकी? मैं ओके ओके मैं और मेरी साथी अंकल मेरे लगाते हैं। और सिर्फ शाइनर दे दीजिए, ये मिल गया। वाह, और ये मेकअप भी कंप्लीट हो गया। आयशा, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी और ये वक्त गुजर गया बड़ी तेज़ी के साथ में, मेकअप भी बड़ी तेज़ी के साथ में हो गया जी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप पूरी टीम की, समा की, कि उन लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपना मौक़िफ़ बयान करने की भी मुझे इजाज़त दी कि मैं ये सब कुछ करूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आपकी पूरी टीम के लिए,
मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी यानी ख्वाहिशात हैं, आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया अपना। अब आप क्या मैं दूसरी कटिंग स्टार्ट कर दूं मेकअप करने के बाद? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि दामन वक्त में जगह नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हम बिल्कुल भी ना आपको ऐसा नहीं है कि बस आज ही जहमत देंगे। अब इसके लिए ना हम सीरियसली, या तो मैं आपके पास आऊंगी या शोएब आपके पास आएंगे, हम आपको बुलाएंगे भी और आपके पास आएंगे भी, क्योंकि ये इनको नहीं छोड़ा जा सकता। ये इनके बारे में तो जितना जाने उतना कम है। कितना प्यारा मेकअप है, कितना क्विकली इन्होंने किया। और ये याद रखिएगा, ये मेरे और आपकी तरह से, हम बहुत सारे आम लोगों की तरह से देख नहीं पाते। सुपर वुमन, यहाँ लेंगे ब्रेक। थैंक यू। हाजिर हैं ब्रेक के बाद खूबसूरत आवाज़ों वाले नौजवानों के साथ। जी हाँ, बात करेंगे एक नौजवान गुलकारा की, क्योंकि उनकी आवाज़ है। की भी। मैं पहले उनका तारुफ लेडीज फर्स्ट किरण, उनकी बात पहले कह रहा था मैं, वरना वली को मैं मिस नहीं करूंगा, डोंट वरी। एनीवेज, क्योंकि किरण ने कहा है तो वली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ही इज अ गिटारिस्ट और ज़बरदस्त गिटार बजाते हैं। और निम्रा रफ़ीक हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई तो अपनी आवाज़ से बनाई। वेलकम टू नया दिन बोथ ऑफ यू। और आज तो हम वैसे नाजिया हसन की क्योंकि बात पहले कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आज सिर्फ उन्हीं की बात की जाए। क्यों किरण? उसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन एक गीत तो जरूर, सारे गीत हम आपको नाजिया सिंह की सुनाएंगे। वाओ, तो कुछ हो जाए? जी श्योर। हम तो आवाज नहीं हो जाए, लेकिन पहले एक गीत बीच में बातें करते हैं ना। था ना, इसमें जान थी। मेरे फादर इन लॉ बड़े खुश हो रहे होंगे ना प्रोग्राम में, जब म्यूजिक की बात होती है ना, बड़े खुश होते हैं। आई एम श्योर ही मस्ट बी वाचिंग। Obviously everybody loves music. Yes. तो वो एक पार्ट होता है जहाँ पे म्यूजिक आना जरूरी होता है। अब तक कहाँ परफॉर्म कर चुकी, क्या कुछ कर चुकी, आगे जाके क्या करना है? मैं नाम ले सकती हूँ प्लेटफॉर्म्स का, या बस बता सकती हूँ कि बड़े प्लेटफॉर्म्स में आ चुके हैं? आप बता दें। कोक स्टूडियो में कर चुकी हूँ, सीजन 9 एज अ बैकिंग वोकलिस्ट किया था। सीजन 11 में मेरा सोलो गाना था विद साउंड्स ऑफ कराची। मेरा एक बैंड है, 5 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। और उसके अलावा बैटल ऑफ द बैंड में भी मेरा एक बैंड था बैक इन 2017। तो मतलब बेसिकली मैंने 2007 से अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किया था। तो इट्स बीन 11 इयर्स। तो चल रहा होता है डबिंग, टर्किश ड्रामों की डबिंग्स एंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स वगैरह करती है। रियाज का वैसे टाइम मिलता नहीं है क्योंकि काम बहुत चल रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि वार्म अप हमारा चल रहा होता है क्योंकि पूरा दिन ही ऑलमोस्ट गाना होता है हमें, तो ये होता है। और ये गिटार भी पूरा दिन इसके सुर छेड़ते रहते हैं आप। ऐसे ही होता है। ये अंगूठा दिखाएं मुझे। हां, अंगूठा दिखाएं। फिंगर्स देख लेना मेरी आप। ये हाथ सलामत है। मुझे फिंगर्स दिखाओ यार। मेहनती हाथ है, मजदूर के हाथ हैं ये। या मुझे लग रहा है आप लोग एक और गाना सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी नाजिया हसन का ही मैं सुनाऊंगी। दिल की लगी एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है ये, तो हे वी गो। मुझे तो आंखें मिलाने वाले भी सुना, कोई बात नहीं है, वो सुना देंगे आपको। ओके। किरण आज बहुत खुश है ना, जो ख्वाहिश करी पूरी हो रही है। वाह।
कहा था जाओ मैं जा रहा हूँ। मैंने जाने को नहीं कहा था, मैंने कहा था गवारा नहीं, मैं तो आपके और इनके बीच में आ रहा हूँ। सारे मर्जी आपकी नहीं चलेगी, ये क्या बात है? ठीक है, वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू नाजिया हसन, बट जब इतनी प्यारी आवाज है तो उनका भी गाना सुनना है मुझे। ओके, एक इनकी भी फरमाइश सुन ले, आगे के गाने मेरे प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्र अल्लाह मियां, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। सही है, तो मैं अपना सॉन्ग ज्यादा ख्वाब नहीं देखे। मर्दों की ख्वाहिश पूरी बड़ी है। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है? सॉरी, गिटार से शादी की बचपन से हुई थी मेरी, स्कूल से हुई, चाइल्ड मैरिज। मेरे कीबोर्ड हार्ट अटैक उसको आ गया था। I've got 2 wives, you know. You got 2 wives. You have 2 guitars, right? ये पहली है। 2 गिटार्स हैं, कीबोर्ड है, 3 हो गई। बेहतरीन। आपकी ख्वाहिश पे हम जा सकते हैं। वैसे मैं कुछ बोलूंगा, आप मुझे बोलने नहीं देंगी अब? नहीं, मैं बोलने तो दे रही थी, मैं तो चक्कर में थी कि खुद ही ये लोग कर लेते ना एक और गाना हम चूंकि आपने कहा था। हम भी मजा ले रहे हैं, हम कहते हैं कि अब ये आज पूछेंगी तो फिर हम गाएंगे। प्लीज ना, बिल्कुल गाते हैं, एक और प्लीज। हाँ जी, क्या गाना है? आंखें मिलाने वाले। सीरियसली? या ऐसे इन्होंने ना गाना नहीं बिगड़ने दिया, एक जगह ऊपर जाके ना हाई नोट्स के ऊपर भी तासुरात कुछ भी। और वो आपने नहीं देखा, मैं बताता हूँ, माइक लग गया था एकदम। हाँ जी, वो लेकिन she beautifully managed। जैसे ही लगा मैंने फौरन स्क्रीन की तरफ देखा, नहीं हुआ कुछ भी। मैंने कहा किड्स को। थैंक यू। और यहाँ मैं ऐड कर दूं, ये इन्होंने मेरी फरमाइश पे गाया था, ये हमारी पहले बात हो गई थी, ये मेरी तरफ से मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अनम के लिए था। ओके, ठीक है। तो मतलब अब एल्बम आएगा तो उसमें रीमिक्स होंगे?
आपकी फरमाइश पे हम डाल देंगे। फिर कव्वाली भी होनी चाहिए। कव्वाली गाते हुए मैं बहुत अजीब सी लगूंगी। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्यों? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है ना। नेवर नो। कब आ रही है एल्बम? नेवर माइंड, प्लान है। मेरे पास वोटर है। एल्बम का अभी प्लान नहीं है, बट सोलो पे मैं अपने काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो बहुत लेट किया है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये है कि अब जाके क्योंकि क्वालिटी देनी है। आइडिया होता है लोगों को ना, पहले वीडियो सोचते हैं फिर गाना बनाते हैं। हाँ, नहीं मैंने पहले नहीं मैंने पहले गाना, मैंने वीडियो तो सोची भी नहीं है अभी मैं पहले सिर्फ गाने पे काम कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर वीडियो पे देखेंगे क्या हो सकता है। सिर्फ 20 सेकंड्स है और मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज, लेकिन आप दोनों प्लीज थोड़ा सा परफॉर्म कर दें एक गाना और। श्योर कह देना। Seriously? हाँ।